आज हमें पढ़ना है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। बेसिकली हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उसको समराइज फॉर्म में पढ़ना है, बिकॉज हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं। कैसे भूल सकते हैं हम? अब उस एग्जाम टाइम में हम पूरी की पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते, ना ही हम एक बहुत बड़ा सा लंबा सा कोई लेक्चर देख सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? एक छोटा सा पार्ट चाहिए, यानी कि हमारे चैप्टर का पूरा एक समराइज फॉर्म चाहिए। हमें एक बिल्कुल शॉर्ट नोट की रिक्वायरमेंट है, तो वही शॉर्ट नोट आज मैं आपको देने वाली हूँ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के लिए। So I लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। देखो, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इवोल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ से आए हैं। आज अगर हम बात करते हैं कि हम चिंपैंजी से आए हैं, तो चिंपैंजी से लेके हमारे तक का जो सफर है, जो इतना एक मॉडर्न मैन बन चुका है, ये डायरेक्टली तो आ नहीं सकता। ऐसा तो था नहीं कि चिंपैंजी जो है रात को सोया और सुबह उठा तो देखा कि अरे यार, मैं तो इसमें कन्वर्ट हो गया, ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो गया। पॉसिबल नहीं है ये चीजें। ना ही ऐसा हुआ कि चिंपैंजीज का जब रिप्रोडक्शन हुआ तो उसमें जो प्रोडक्शन आया, मतलब जो नई प्रोजीनी आई, वो प्रोजीनी क्या थी? एक ह्यूमन बीइंग था। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ था। धीरे 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 क्या होता है, बॉडी के अंदर होते हैं चेंजेस, मतलब डीएनए के अंदर होते हैं चेंजेस, और उस चेंजेस की वजह से क्या होता है? इवोल्यूशन आता है, यानी कि एक स्पीशीज से एक नई स्पीशीज बन जाती है। तो कैसे आया? धीरे 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 चेंजेस की वजह से आया। अब ये चेंजेस क्या होते हैं, तो देखो, हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि रिप्रोडक्शन के टाइम पर हमेशा क्या होता है? डीएनए कॉपी होता है। और उस डीएनए कॉपी की वजह से क्या हो रहा है? उस डीएनए के कॉपी होने की वजह से हर बार कोई ना कोई एरर जरूर रह जाता है, कोई ना कोई उसके अंदर वेरिएशन जरूर आता है, डीएनए के अंदर वेरिएशन आ जाता है। और उस डीएनए में वेरिएशन या उस डीएनए के अंदर एरर की वजह से ही एक जो नई प्रोजीनी बनती है, उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई चेंज जरूर रहता है। वही चेंज जब बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अक्यूमुलेट होता रहता है एवरी रिप्रोडक्शन के बाद में, हर एक नई प्रोजीनी के बाद में, तो जब अक्यूमुलेशन होते 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 क्या होता है, लास्ट के अंदर वो चेंज इतना बड़ा हो जाता है कि हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि भाई हम उस स्पीशीज की है क्या। बिल्कुल भी हम ये पहचान नहीं पाते हैं, बिकॉज ऑफ डीएनए कॉपीइंग। तो ये हमको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ चुकी है कि डीएनए कॉपी की वजह से क्या हो रहा है? इवोल्यूशन होता है। There are some similarities and dissimilarities between progeny and the parent. Parent जो होता है, जब वो रिप्रोडक्शन करेगा तो साथ में क्या होगा? उसका डीएनए जो है वो कॉपी होगा। अब वो जो डीएनए कॉपी हो रहा है, उस डीएनए कॉपीइंग के टाइम पे मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर जो होता है वो भले ही हमें पेरेंट से मिले हो, लेकिन फिर भी कुछ कैरेक्टर चेंज होने की वजह से, कुछ वेरिएशन आने की वजह से, कुछ एरर आने की वजह से क्या हो रहा है? धीरे 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 इवोल्यूशन होता चला गया, और आज यहां से हम यहां पहुंच चुके हैं। फाइन, चलो, तो ये तो मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा। ये हम बहुत डिटेल में भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से अक्यूमुलेशन होता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में भी ये पढ़ा है कि डीएनए कॉपी हो रहा है, उस डीएनए कॉपी की वजह से क्या हो रहा है? कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो वो चीजें जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है, उनको हम क्या कहते हैं? अच्छा, इवोल्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मैं फिर एक नए टॉपिक पे आ गया। तो बेटा, नए टॉपिक पे नहीं आया है, इस चैप्टर के नाम में ही आ रहा है। चैप्टर का नाम मतलब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आई होप कि क्लियर हो गया होगा क्या चीज है, कि जस्ट कोई भी जो पेरेंट है, कोई भी जो प्रोजीनी है, वो जब रिप्रोडक्शन करती है और उससे जब नई प्रोजीनी का बर्थ होता है, तो एक वेरिएशन हुआ। वही वेरिएशन हर बार के रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? अक्यूमुलेट होता है, और अक्यूमुलेशन के बाद में एक नई स्पीशीज बन के आ जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं कि ये इवोल्यूशन की वजह से आई है। ठीक है, इतना ज्यादा इवोल्यूशन हो चुका है। नाउ व्हाट अबाउट द हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब होता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि वाओ, आपके तो बाल कितने सुंदर लग रहे हैं, और अगर आप बोले कि मैम मेरे तो बाल ना मेरी मदर पे गए हैं इसलिए इतने सुंदर है, बिकॉज मेरी मदर के भी ऐसे ही है। तो ये मदर से जो आपके अंदर कैरेक्टर आया है, जो मदर से या फादर से जो कैरेक्टर एक नई प्रोजीनी में, उनके बेबी में आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ये इनहेरिटेंस की वजह से आता है, या ये हेरिडिटी की वजह से आ रहा है। देखो, होता क्या है, एक हमारे मदर से आता है हमारा डीएनए, एक आता है हमारे फादर से डीएनए। मदर और फादर से क्या आएगा? एक एक डीएनए आएगा। उनकी क्या होगी? कॉपी होके जब वो मिक्स होगा, तो मिक्स होते ही क्या होगा? एक नए टाइप का प्रोटीन बनेगा, एक नए टाइप का डीएनए बनेगा। और उस नए टाइप के डीएनए में कुछ कैरेक्टर जो है वो मदर के होंगे, कुछ कैरेक्टर जो है वो फादर के होंगे, और कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल नए होंगे। एक न्यू टाइप का प्रोटीन है, तो नए टाइप के कैरेक्टर भी लेकर आएगा। ठीक है, तो जो कैरेक्टर मदर से मैच हो रहा है या जो कैरेक्टर फादर से मैच हो रहा है, वो किसकी वजह से हुए? वो हेरिडिटी की वजह से होता है।
डू यू नो कि हेरिडिटी की वजह से हमारे स्किन का कलर भी आता है, हमारी आंखों का कलर आता है, हमारे बालों का टेक्सचर आता है, किसी के स्ट्रेट किसी के कर्ली, किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। कई बार होता है कि बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है बिकॉज हमारे पेरेंट में से किसी की बालों की ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो ये सब क्या है? ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से मैच कर जाते हैं, यही किसकी वजह से आए हैं? ये हेरिडिटी की वजह से आते हैं। एंड डू यू नो कि कुछ कई बार होता है कि डिजीज भी हेरिडिटी की वजह से आती है। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं कोई डिजीज को लेकर, तो डॉक्टर हमेशा हमें यही पूछता है कि क्या आपके पेरेंट में से किसी को है या आपके फैमिली मेंबर में से किसी को ये डिजीज है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये भी हेरिडिटी की वजह से आ सकती है। फाइन, चलो, तो आई होप कि आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इन दो वर्ड्स का मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, दैट इज इनहेरिटेड ट्रेट्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रेट। देखो, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन तो मुझे लगता है कि बहुत ही कॉमन चीजें हैं, ये ऑलरेडी कितनी ही बार हम पढ़ चुके हैं। सो आई होप यू नो वेरी वेल कि क्या होता है जब भी कोई कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? हेरिडिटी कह देते हैं। ठीक है, चलो, अब कुछ जो ट्रेट्स होते हैं, देखो दो चीजें होती है, एक होता है कैरेक्टर, एक होता है ट्रेट। ठीक है, क्या होता है? कैरेक्टर और ट्रेट होता है। फाइन, अब अगर हम बात करें ट्रेट्स की, तो इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है? इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब होता है कि जो हमें हेरिडिटी की वजह से मिले हैं, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके बालों का कलर आपकी मदर के बालों का कलर बिल्कुल मैच कर रहा है, कई बार हमने सुना है कि वाह, आप तो बिल्कुल अपने मदर पे गए हो या आप अपने बिल्कुल फादर पे गए हो सकता है आपका फेस कट मैच कर रहा हो। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कई बार होता है कि हमारी आंखें हमारे पेरेंट में से किसी से मैच कर जाती है। कई बार होता है कि हमारे बालों का टेक्सचर, जो बालों का कलर जो है, वो भी हमारे पेरेंट से मैच करता है। तो ये क्या आया? ये हेरिडिटी की वजह से आया। तो इन ट्रेट्स को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस ट्रेट कह देते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स कह सकते हैं इनको। अब ये इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब जो पेरेंट्स है। मुझे आप ये बता दे कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको कि बहुत अच्छी कुकिंग आती है, कोई शेफ है, तो क्या जरूरी है कि उसका जो बेबी होगा वो भी शेफ बनेगा? नॉट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सही चीज है, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये जो शेफ बना है, वो जो कुकिंग उसकी अच्छी, वो स्किल्स कहाँ से आई है? वो इनहेरिटेड ट्रेट में नहीं है, वो किसी डीएनए से नहीं आई है, ना वो मदर से मिली है ना फादर से मिली है, वो अपने आप डेवलप की गई स्किल है। तो ये जो अपने आप डेवलप की गई स्किल होती है, वो इनहेरिटेड ट्रेट्स में नहीं आती है। इनहेरिटेड ट्रेट्स में ओनली वो ट्रेट्स आ जाते हैं जो कि आपको अपने पेरेंट्स से मिले होते हैं। देखो, इस फैमिली में, जो छोटी सी फैमिली, इसके अंदर देखो, इनके फादर के जो फेस है वहां पर क्या है? फ्रिकल्स है। वहां पर क्या है? देखो, छोटे छोटे आपको डॉट्स नजर आ रहे होंगे ना, इन डॉट्स को क्या कहते हैं? फ्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब इस चाइल्ड के भी देखो, चाइल्ड के भी जो गाल है, कितने क्यूट क्यूट से, इसके गालों के ऊपर भी क्या है? छोटे 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 फ्रिकल्स है, बहुत सारे डॉट्स है। इसका मतलब ये ट्रेट क्या है? ये इनहेरिटेड ट्रेट है, जो इसको कहां से मिला है? अपने फादर से मिला है। ठीक है, फादर से मिले चाहे मदर से मिले, दोनों का डीएनए आया था, तो दोनों में से किसी एक से मिलेगा। तो ये ट्रेट कौन से होते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं, जो हमें विरासत में मिले हुए होते हैं, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले होते हैं। अब चाहे वो हमें बालों का कलर मिले, चाहे फ्रेकल मिले, या चाहे कुछ और मिल जाए। फाइन, अच्छा, इन्हीं इनहेरिटेड ट्रेट से पहले हम एक और चीज पढ़ते हैं। इससे पहले हम कि इनहेरिटेड ट्रेट के साथ साथ में एक एक्वायर्ड ट्रेट भी होता है। वैसे हम इसको आगे और अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है? एक्वायर किए हुए होते हैं, जिनको क्या किया जाता है? जिनको, अरे फिर गलत, चलो सही लिखते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट जो होता है, जिनको कि हम एक्वायर करते हैं। किसी की डांसिंग स्किल अच्छी है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि उसकी जो नई प्रोजेनी आएगी, उसकी नेक्स्ट वाली, उसमें भी डांसिंग स्किल होगी। नहीं, ये क्या है? एक्वायर्ड ट्रेट है। ये हमने कहाँ से लिया है? हमने नेचर में से लिया है। कभी होता है किसी को कोई चोट लग जाती है, तो क्या वो चोट नेक्स्ट जनरेशन में जाती है? नहीं जाती है। तो ये क्या है? एक्वायर्ड ट्रेट होता है। फाइन, चलो नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ। नेक्स्ट थिंग इज रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। देखो, मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल नाम था उनका। वो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, उन्होंने क्या किया? अपने गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए, और उन बहुत सारे पेड़ पौधों के अंदर उन्होंने क्या देखा कि मटर के पौधे उनको बड़े इंटरेस्टिंग से लगे। तो उन्होंने क्या सोचा कि मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मटर के पौधों पर ही एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। क्यों किया सिर्फ मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स? बिकॉज जो मटर के पौधे थे वो बहुत स्वीट थे, राइट? नहीं, स्वीट नहीं थे एक्चुअली। मटर के पौधे बहुत छोटे छोटे से थे, तो जगह कम ले रहे थे। सेकेंड थिंग कि मटर के पौधों का जो ड्यूरेशन था वो बहुत कम था।
उनका जो लाइफ स्पैन था वो बहुत कम था। अब सोचो अगर आम के पेड़ों पर अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते तो आम का पेड़ तो कितने सालों में बन के आता है, तो वो कब तक वो बड़ा होता, कब एक्सपेरिमेंट पूरा होता, तो पॉसिबल नहीं था ये। तो मटर के पौधे जो थे बिल्कुल छोटे से थे, लाइफ स्पैन भी उनका छोटा था, प्लस उनके अंदर वैरायटी खूब थी, वैरायटी बहुत ज्यादा थी, ट्रेट्स बहुत ज्यादा मिल रहे थे। दैट इज वाई उन्होंने क्या सोचा कि मैं मटर के पौधों पर ही क्या करता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स कर देता हूँ। तो उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या दिया, इनहेरिटेंस के कुछ रूल्स दिए। ठीक है, इनहेरिटेंस के रूल से पहले हम एक चीज देखते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था। तो उन्होंने सबसे पहले करवाया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने क्या करवाया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या कर सकते हैं, देखो कुछ एलील्स होते हैं और कुछ होते हैं जीनोटाइप। अब जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, तो जीनोटाइप का मतलब होता है ये जो जीन्स है ना, इनको बोला जाता है जीनोटाइप। बी हो गया, जैसे ये स्मॉल बी, एक कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये क्या है, जीनोटाइप्स है। ठीक है, हम अगर एलील्स की बात करें तो उस जीनोटाइप के अंदर जो जीन्स है उसके अंदर अगर देखो दो है, एक बी है, एक अगेन ये बी है, कैपिटल है, तो ये क्या, ये एलील्स है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, दीज आर एलील्स। और ये पूरा क्या होगा, जीनोटाइप होगा। अब जीनोटाइप में देखो ये दोनों सिमिलर है, दोनों डिफरेंट है, या फिर सिमिलर होगा, ये आपको देखना। फिनोटाइप वर्ड भी होता है, जीनोटाइप तो चलो जीन के अंदर डिफरेंस आ गया, एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, जिस तरह से वो नजर आ रहा है वो। ठीक है, चलो देखो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं, लेकिन हम बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं। दैट इज वाई मैं थोड़ा सा फास्ट लेके उसको चल रही हूँ। सी एलील्स में हमने क्या लिया, एक तो ब्लू ले लिया जो कि डोमिनेंट ट्रेट है, एक ले लिया व्हाइट जो कि रिसेसिव ट्रेट होगा। अब ये रिसेसिव डोमिनेंट क्या है ये हम अभी देखेंगे वापस से। एक लिया ब्लू, एक लिया व्हाइट। अब क्या हुआ, जब दोनों का क्रॉस करवाया गया, एक लिया ब्लू एक लिया व्हाइट, जब दोनों का क्रॉस करवाया गया तो देखो ये तो हमने लिया था ब्लू वाला, ये हमने लिया था व्हाइट वाला। तो व्हाइट वाले के लिए क्या था, स्मॉल बी था उसका जीनोटाइप। ठीक है, दोनों को क्या कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया, यहां पर भी इनको सेग्रीगेट कर दिया। अब दोनों का करवाया गया क्रॉस। अब ये जो क्रॉस था, ये क्रॉस किस तरह से हो, देखो इस बी को इस बी से क्रॉस करवाया, कैपिटल बी स्मॉल बी बना। इस बी को इस बी से क्रॉस करवाया, अगेन कैपिटल बी स्मॉल बी बना, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर कैपिटल बी और स्मॉल बी। ठीक है, तो जो सारे पौधे मिले वो कैसे मिले, ब्लू कलर के फ्लावर वाले मिले। देखो एक पौधा लिया गया ब्लू फ्लावर वाला, एक पौधा लिया गया व्हाइट फ्लावर वाला। जब दोनों का क्रॉस करवाया गया तो सारे ही पौधे जो निकल के आए थे वो कैसे थे, वो ब्लू कलर के थे। तो फिनोटाइप सबका सेम था, फिजिकल अपीयरेंस सबका सेम था। जीनोटाइप में चेक किया गया तो जीनोटाइप भी सिमिलर निकला दोनों का। बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि भाई व्हाइट और ब्लू दोनों थे, तो सिर्फ ब्लू वाले ही क्यों अपीयर हुए, व्हाइट वाले अपीयर क्यों नहीं हुए। तो व्हाइट वाले अपीयर इसलिए नहीं हुए बिकॉज यहाँ पर मेंडल ने क्या दिया, मेंडल ने एक और नाम दे दिया उसको। क्या नाम दिया उसको, एक लॉ का नाम दे दिया जो कि था लॉ ऑफ डोमिनेंस। उन्होंने कहा कि एक लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, उस डोमिनेंस वाले लॉ की वजह से ही क्या होता है, जो भी डोमिनेंट नेचर का होगा वो ट्रेट कभी भी रिसेसिव ट्रेट को बाहर आने ही नहीं देगा। मतलब कि जो ब्लू वाले पौधे थे उन्होंने क्या किया, जो व्हाइट कलर था उसको बिल्कुल छुपा दिया। जो व्हाइट कलर था तो स्मॉल बी था, दैट इज रिसेसिव ट्रेट। कौन सा ट्रेट था, ये रिसेसिव ट्रेट था। ठीक है, ये रिसेसिव ट्रेट था। और जो कैपिटल बी है ब्लू, ये क्या था, ये डोमिनेंट ट्रेट था। कौन सा ट्रेट था, ये डोमिनेंट ट्रेट था। ठीक है, ये कौन सा ट्रेट था, डोमिनेंट ट्रेट था। डोमिनेंट ट्रेट को हमने यहां से समझा था, जियान और नोबिता से हमने समझा था कि जो बहुत ताकतवर होता है, जो किसी और को रिप्रेजेंट नहीं होने देता, उसे हम क्या कह देते हैं, डोमिनेंट कह देते हैं, यानी कि जियान। जिस तरह से जियान नोबिता को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं होने देता है, वो हमेशा उसको मारता पीटता रहता है बिकॉज वो ताकतवर है। तो जियान यहाँ पर क्या होता है, डोमिनेंट है। और जो नोबिता बहुत डरा डरा सा जो रहता है वो क्या है, यहाँ पर रिसेसिव। ठीक है, तो जहां पर भी नोबिता अगर बैठा भी होगा तो वहां से क्या होगा, जियान आएगा उसको फटाफट से हटा देगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जियान क्या कर रहा है, वो नोबिता को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं होने दे रहा है। तो नोबिता क्या हो गया, रिसेसिव, और जियान क्या हुआ, डोमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें ब्लू और व्हाइट की, तो ब्लू क्या है, डोमिनेंट है। ब्लू क्या करेगा, व्हाइट को आने ही नहीं देगा, उसको बिल्कुल पीछे छुपा के रखेगा। भले ही जीनोटाइप में दोनों प्रेजेंट है, लेकिन विजिबल कौन हुआ, ओनली ब्लू, बिकॉज वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। फाइन। तो मेंडल का सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था, सबसे पहली बार जब उन्होंने एक क्रॉस करवाया था, तो उन्होंने एक लॉ दिया कि भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस नाम की भी कोई चीज होती है। इनहेरिटेंस के टाइम पर जब ब्रीडिंग करवाई जाती है तो जो डोमिनेंट ट्रेट है वो कभी भी रिसेसिव को उभर के आने ही नहीं देगा, वो रिप्रेजेंट ही नहीं होने देगा, हमेशा खुद ही आगे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो क्या है,
जो मटर के पौधे थे उनके अंदर जब हमने ट्रेट्स को लिया तो ये पता चला कि जो राउंड है सीड का जो शेप, राउंड शेप का सीड होता है और एक होता है रिंकल शेप का सीड, तो जो राउंड है वो डोमिनेंट है और रिसेसिव कौन है, रिंकल्ड वाला है। सीड के कलर में देख ले, सीड कलर जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है, वो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कभी भी नहीं होने देगा। जो पॉड का शेप था जब वो इन्फ्लेटेड है और एक क्या है, कंस्ट्रिक्टेड, ये इस तरह का जो शेप होता है ना, इस तरह का जो मटर के पौधे, वो जो मटर का एक पॉड होता है उसका जब शेप अगर इस तरह का हो तो ये हम भी खरीदते नहीं है, हमें भी लगता है कि अच्छा नहीं है। तो जो पॉड का शेप है इन्फ्लेटेड होता है तब तक तो ठीक है, वो कौन सा, डोमिनेंट ट्रेट है। और जब हम बात करते हैं कंस्ट्रिक्टेड की तो वो कौन सा है, रिसेसिव ट्रेट आ जाता है। पॉड के कलर, ग्रीन कलर जो है वो डोमिनेंट है, जब ग्रीन कलर होगा तो वो येलो को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं होने देगा। दैट इज वाई जो मोस्ट ऑफ द टी होते हैं उनके पॉड्स कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। येलो कलर इसके अंदर क्या आ जाएगा, रिसेसिव ट्रेट है। पर्पल फ्लावर डोमिनेंट है, व्हाइट फ्लावर रिसेसिव है, तो व्हाइट वाला रिप्रेजेंट नहीं होगा जब तक कि पर्पल वाला जीनोटाइप वहां पर प्रेजेंट, जीन प्रेजेंट है। फ्लावर की लोकेशन एक्सियल है और एक टर्मिनल है, तो एक्सियल वाला क्या है, डोमिनेंट है। प्लांट का साइज टॉल और शॉर्ट है, टॉल और ड्वार्फ है, तो टॉल वाला क्या है, डोमिनेंट है। जब तक टॉल वाला जीन होगा वो ड्वार्फ वाले को कभी भी ऊपर आने ही नहीं देगा, हमेशा प्लांट कैसा बनेगा, फिर टॉल बनेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्लियर हो गया होगा और साथ ही साथ ये भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो काम करता है। ठीक है, चलो एक और क्रॉस करवाया था उन्होंने, डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या करवाया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा एक काम करते डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा के देखते, मतलब कि इस बार उन्होंने क्या लिया, दो तरह के कैरेक्टर्स को लिया जिसके अंदर डिफरेंट अपोजिट जो है वो ट्रेट्स मिल जाए, कॉन्ट्रास्ट में क्या मिल जाए, ट्रेट्स मिल जाए। तो कुछ कैरेक्टर्स लिए, क्या कैरेक्टर लिया, एक तो लिया येलो, ठीक है, येलो और ग्रीन कलर ले लिया। तो एक तो ले लिया कलर, कलर के अंदर क्या लिया, कलर के अंदर लिया है येलो एंड ग्रीन। ठीक है, येलो एंड ग्रीन ले लिया। सेकंड में इन्होंने क्या किया, सेकंड जो कैरेक्टर लेना था उन्होंने कौन सा लिया, वो लिया शेप। शेप में एक तो ले लिया, देखो रिंग, एक तो ले लिया उन्होंने राउंड जो कि डोमिनेंट है और दूसरा क्या है, रिंकल। ट्रेट कौन सा है, रिंकल। ठीक है, चलो अभी जो रिंकल है ये क्या है, रिसेसिव है, ये हमको पता है। वैसे ही इसके अंदर देखो जो ये सीड का जो कलर है वो ग्रीन कलर क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। फाइन, चलो अब देखो येलो कलर को रिप्रेजेंट किससे करना है, येलो कलर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वाई से, ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल वाई से। शेप में राउंड को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से और रिंकल को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। ठीक है, चलो अब इन्होंने क्या किया, एक ऐसा प्लांट लिया जिसके जो सीड थे वो बिल्कुल राउंड थे और येलो कलर का था, राउंड एंड येलो कलर का था। सेकेंड जो उन्होंने लिया वो रिंकल था एंड ग्रीन कलर का था, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। और जो फर्स्ट लिया वो कैसा था, येलो एंड राउंड। ठीक है, जब इनका क्रॉस करवाया गया तो इनका क्रॉस करवाते टाइम देखो क्या किया गया, यहाँ पर हेट्रोजाइगस पेरेंट्स को इस तरह से सेपरेट कर दिया गया, यानी कि कैपिटल वाई, देखो क्या है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, कैपिटल आर है और स्मॉल आर है। ये कौन सी जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन। कैसे, तो ये जो थे येलो एंड राउंड, रिंकल्ड एंड ग्रीन, इनका क्रॉस करवाया गया, कौन सा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, F1 जनरेशन मिली। F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप था वो हमेशा कैसा था, येलो कलर का था और राउंड था। क्यों, क्योंकि इसके जीनोटाइप कैसे थे, ये था, ये जीनोटाइप है। तो यहाँ पर येलो कलर क्या है, डोमिनेंट है, यहाँ पर राउंड क्या है, डोमिनेंट है। तो उससे क्या बनेगा, ये येलो कलर का राउंड शेप का सीड मिला, सारे ही वैसे मिले। अब इनको कंफ्यूजन हो गया, क्या सारे ही ऐसे मिल गए, क्या सारे एक्चुअली यही है, नए जब आगे बनेंगे तब भी क्या यही बनेंगे। तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं, इसी F1 जनरेशन का फिर से क्रॉस करवाते हैं। तो जब F1 जनरेशन का क्रॉस करवाया गया तो यहाँ पर कुछ वैरायटी मिली। अब वैरायटी में क्या मिला, देखो जब कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर को क्रॉस करवाया गया तो यहाँ पे क्या मिला, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, मतलब कि येलो एंड राउंड मिला। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, स्मॉल वाई कैपिटल आर था और वाई आर को ही करवाया था। तो इस तरह से देखो कितने सारे ये मिल गए। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ उस टाइम पे देखो ये वाला रेशियो आया था 9:3:3:1। फाइन, अब इनके जब जीनोटाइप चेक कर लो, सबके जीनोटाइप जो है डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, इन दोनों क्रॉस से उन्होंने क्या देखा, इन दोनों क्रॉस से उन्होंने देखा
कि देयर आर 3 लॉज में से देखो सबसे पहला लॉ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव वाला, कि जो भी एक डोमिनेंट ट्रेट होगा वो रिसेसिव को कभी भी आगे नहीं आने देगा, वो हमेशा खुद सुपीरियर रहेगा, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, चीजें सेग्रीगेट हो रही है। सेग्रीगेट कैसे होती है, तो जब हमने एलील्स की बात की थी, जब हमने जीनोटाइप की बात की थी, तो देखो जीनोटाइप हमने क्या लिया था, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ठीक है। यहाँ पे भी 2 एलील्स है, यहाँ पे भी क्या है, 2 एलील्स है। अब जब इनका क्रॉस होगा तो इनको हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, सेग्रीगेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे हम इनको। तो यहाँ पर भी देखो क्या है, कुछ पोलेंस है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो यहाँ पे क्या किया गया, सेपरेट कर दिया गया इनको। भाई लेना तो ऐसे चाहिए था वैसे तो इनको, लेकिन ऐसे नहीं लेके क्या कर दिया गया, सबको सेग्रीगेट कर दिया, आर या अलग कर दिया, यहाँ पे एक आर अलग कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब हमने 2 कैरेक्टर्स को लिया कि भाई एक तो हमने ले लिया कलर, एक हमने ले लिया शेप, तो ये दोनों ही चीजें एक दूसरे से नहीं लड़ रही है, ये सिर्फ अपने कॉन्ट्रास्ट से लड़ रहे हैं, मतलब जो रिंकल और राउंड है वो अपने आप से लड़ रहे हैं, ठीक है। और जो कलर में येलो ग्रीन कलर है, तो येलो वाला जो है वो ग्रीन कलर को दबा रहा है, वो शेप को नहीं दबा सकता, वो शेप को चेंज नहीं कर सकता। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब कलर जो है वो शेप से इंडिपेंडेंट है, शेप जो है वो कलर से इंडिपेंडेंट है, इनका एक दूसरे के ऊपर कोई भी जोर नहीं है, ये सिर्फ अपने कॉन्ट्रास्ट के साथ में लड़ेंगे, ये एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। फाइन, चलो तो आई होप कि आपको मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ में जो 3 लॉस थे जो कि मेंडल ने दिए थे वो भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रेट्स है ये किस तरह से एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब इन ट्रेट्स की बात आती है तो कोई भी ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है, अपने डीएनए की वजह से करता है। देखो हर बार क्या होता है, एक डीएनए आता है, ठीक है, फिर एक साथ में एक दूसरा डीएनए भी आता है जिसको दोनों का क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। जब क्रॉस करवाया जाता है तो हर बार जो डीएनए है, 2 डीएनए मिक्स होंगे तो क्या होगा, एक नए टाइप का डीएनए बनेगा, एक नए टाइप का प्रोटीन बनेगा। लेकिन एक्सप्रेस कौन होगा, द डोमिनेंट वन, सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, द डोमिनेंट वन जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। रिसेसिव वाला कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर भी हमें पता है कि कौन सा ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है, द डोमिनेंट वन विल बी एक्सप्रेसिंग, अदरवाइज जो रिसेसिव ट्रेट होगा वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो कभी भी अपने आप को आगे नहीं आएगा कि भाई चलो ठीक है मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, नहीं, वो हमेशा कहाँ रहेगा, बैक स्टेज पे रहेगा। क्लियर है, चलो देखो जीनोटाइप है, भले ही जीनोटाइप के अंदर कोई भी टाइप का हो, लेकिन जो बाहर दिखा है, जो फिनोटाइप हमको दिखा है, हमारे लिए तो वही सुपीरियर है, तो हमारे लिए वो क्या है, डोमिनेंट वाला जो है वही क्या है, सुपीरियर है। रिसेसिव वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, तो अपने आप को एक्सप्रेस किसने किया, डोमिनेंट वाले ने किया। तो जैसे मेंडल का लॉ था उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को खुद को क्या किया, एक्सप्रेस किया है, ठीक है, और दूसरा वाला अपने आप दब चुका है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेक्स डिटर्मिनेशन। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन है ये वैसे भी, बट ये एनसीईआरटी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन में, कि कैसे पता चलता है कि लड़की होगी या लड़का होगा। ऐसा कैसे हो गया कि किसी के लड़का होता है, किसी की लड़की होती है, जब मूड हुआ लड़का, जब मूड हुआ लड़की, नहीं ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जैसे कि हम पढ़ते हैं कि भाई एक सेल कहाँ से आता है, मदर से आता है, एक सेल आता है फादर से। क्लियर है, दोनों का अपना अपना डीएनए आएगा, दोनों मिक्स होंगे, मैच होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा दोनों का, और उससे एक बेबी बनेगा। एक्चुअली जो जीन्स होते हैं, जो बॉडी के अंदर जो जीन्स होते हैं, जीन्स मतलब हम जीन्स वाली जीन्स की बात नहीं कर रहे, हम पहनने वाली जीन्स की बात नहीं कर रहे, हम कौन से जीन की बात कर रहे हैं, जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। देखो हम स्ट्रक्चर बहुत बार देख चुके हैं, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन नेटवर्क। जब ये सेल बिल्कुल डिवीजन की फॉर्म में आ जाएगा कि भाई अब तो मैं डिवाइड हो जाऊंगा, आई एम वेरी मैच्योर, अब मैं मैच्योर हो चुका हूं, अब मैं क्या होगा, डिवाइड होऊंगा। तो जब डिवाइड होने की कंडीशन में होता है, मियोसिस प्रोसेस कंटिन्यूअसली हो रहा है, उस टाइप पर ये क्रोमेटिन नेटवर्क इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए एंड जीन होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं दैट आर 44, ठीक है। टोटल नंबर कितना होता है, टोटल नंबर जो होता है वो होता है 44, ठीक है। 44 में से क्या होगा, 44 में से जो 22 होंगे, बेसिकली होता ये है कि 46 होते हैं, लेकिन हम 44 लेके चलते हैं। क्यों, 46 में से जो एक पेयर होता है, मतलब 46 क्रोमोसोम है,
लेकिन ये सब किस में रहते हैं, पेयर्स में रहते हैं। तो टोटल पेयर्स कितने हो जाएंगे, 23। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, किस में रहेंगे, पेयर में रहेंगे। तो पेयर कितने होंगे, 23 पेयर्स होंगे। ठीक है, 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स होते हैं वो तो फीमेल और मेल दोनों के अंदर क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है। डन, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट कि फीमेल और मेल दोनों के अंदर क्या होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे 22। ठीक है, एक जो बचता है वो कर देता है गड़बड़। वो क्या गड़बड़ करता है, तो जो एक क्रोमोसोम होता है उसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो फीमेल के अंदर अलग होते हैं, वो मेल के अंदर अलग होते हैं। कैसे होंगे मेल के अंदर अलग, देखो जब हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल के अंदर तो क्या होता है, XX होता है। मेल के अंदर यहाँ चेंज हो जाता है, मेल के अंदर क्या हुआ, XY हो गया। फीमेल में तो XX थे, मेल के अंदर क्या हो गया, XY हो गया। अब क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने पढ़ा है। ठीक है, दोनों का क्या हुआ, सेग्रीगेशन हुआ। एक X आ गया, एक इधर Y आ गया, इधर X आया, इधर Y आ गया, X आ गया, दोनों तरफ क्या है, XX है। ठीक है, जब ये X इस X से ज्वाइन हो जाएगा, जब ये X इस X से ज्वाइन होगा तो क्या होगा, XX बनेगा। और XX हमने क्या कहा, फीमेल का होता है। और जब ये Y X के साथ ज्वाइन हो जाएगा तो क्या होता है, XY बनेगा। और ये जो XY है किसका, ये मेल का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लड़का हो जाएगा। ठीक है, तो लड़की होने के भी 50% चांसेस होते हैं और लड़का होने के भी 50% चांसेस होते हैं। नाउ जब कहा जाता है कि यार ये लड़की जो है इसको क्या कहे हम, इसके अंदर कोई भूत है, चुड़ैल है, पता नहीं क्या है, हमेशा लड़की को ही पैदा करती है, तो वहां वो चीज गलत हो जाती है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द साइंस लड़का होगा या लड़की होगी उसके ऊपर किसी भी फीमेल का जोर नहीं होता है। हमेशा किसकी वजह से होता है, ये मेल की वजह से होता है। जो मेल के क्रोमोसोम्स है उनकी वजह से होता है। और बेसिकली अगर देखा जाए किसी के हाथ में नहीं है, ये अपने आप साइंस वाली चीज है, ये ऑटोमेटिक होती है, ये हमारे विल पे काम नहीं करती है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको ना एक को कहते हैं ना कि ब्लेम करना है, तो हम लड़कियों को ब्लेम नहीं कर सकते। भाई वो दोनों ही कंडीशन में क्या कर रही है, XX क्रोमोसोम ही तो दे रही है। लेकिन मेल क्या करता है, एक कंडीशन में X देता है, दूसरी कंडीशन में Y देता है। ठीक है, अगर X वाला जाके उससे फ्यूज हो जाएगा तो फीमेल होगी, यानी लड़की पैदा होगी। अगर Y वाला जाके उससे फ्यूज हो जाएगा तो लड़का हो जाएगा। ठीक है, और दोनों ही इक्वल अमाउंट में हो सकते हैं। तो 50-50% चांसेस होते हैं लड़की और लड़का होने के। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इवोल्यूशन। देखो हमने हेरिडिटी पढ़ ली है, ट्रेट्स हमने पढ़ लिया, एक्वायर्ड ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, किसके ऊपर किया था, क्यों किया था, कौन से लॉज उन्होंने दिए थे, ये सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया है। तो अब हम आते हैं हमारे इवोल्यूशन कि इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कैसे हुआ है। तो देखो कुछ इल्यूजन्स है हमारे पास, मतलब ये एक्चुअल में नहीं हुए थे, बट हम जस्ट ये सोच रहे हैं। क्या सोचा हमने, देखो देयर आर सम बीटल्स, रेड बीटल्स है यहाँ पे कुछ। अब ये जो रेड बीटल्स है ये थोड़े शरारती है। शरारती इन द सेंस ये क्या कर रहे थे, बेचारे बहुत सीधे हैं, शरारती नहीं है। चलो ये क्या कर रहे हैं, अपने आराम से जी रहे थे, बट वहां पे क्या हुआ, कौवे आ गए। इन कौवे ने क्या किया, इनको खाना शुरू कर दिया। वही ग्रीन कलर की लीव्स के ऊपर रेड बीटल बहुत आसानी से दिख जाते थे, तो उनको खाना शुरू कर दिया। जब उनको खाना शुरू किया तो इनकी पॉपुलेशन धीरे 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 कम होती चली गई। बट देयर इज सम जेनेटिक ड्रिफ्ट, कुछ ऐसा हुआ कि एक जो था उसकी जीन में कुछ चेंजेस आ गए, उसके डीएनए में चेंजेस आ गए, उसका कलर चेंज हो गया, कलर हो गया ग्रीन कलर। अब क्या हुआ, ग्रीन कलर वाले जो थे इन्होंने रिप्रोडक्शन किया और अपना नंबर बढ़ा लिया। रेड वाले बेचारे कर तो रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा कौन उन्हें खा रहा था, क्रो उन्हें खा रहे थे। लेकिन ग्रीन वाले बच रहे थे। क्यों, ग्रीन वालों को क्रो जो है वो देख नहीं पा रहे थे। ग्रीन कलर के जो लीव्स होती है उसके ऊपर ये क्रो इनको देख नहीं पा रहे थे, तो ये बच गए। तो हुआ क्या, एक टाइम के बाद में देखो रेड वाले तो खत्म हो गए, लेकिन सिर्फ ग्रीन वाले बच गए। अब क्रो के हाथ में कुछ नहीं लगा, जो क्रो को टेस्टी सा खाना मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिला, बिकॉज उनको ग्रीन कलर वाले ये बीटल्स तो नजर ही नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्पीशीज चेंज हो गई। लेकिन अगर ये कलर नहीं आता, अगर ये ग्रीन कलर नहीं आता तो क्या होता, जो बीटल है वो पूरे ही खत्म हो जाते, बीटल पूरे ही खत्म हो जाते और बीटल बचते ही नहीं। तो बीटल ने अपनी पॉपुलेशन को बचाने के लिए क्या किया है, अपने डीएनए के अंदर चेंजेस कर ली। अब ऐसा नहीं है कि अपने आप कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, इट इज अ नेचुरल सिलेक्शन कि नेचर ने ही सेलेक्ट किया है इनको, नेचर ने इनको सेलेक्ट किया है। क्यों, ताकि ये बच सके। ठीक है, नेचर ने इनके अंदर क्या कर दिया, भाई पता तो चल ही रहा था कि ये ऐसे रेड बीटल्स को खाएंगे तो खत्म हो जाएंगे रेड बीटल। तो क्या हुआ कि इनके डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस हुए और ये कैसे हो गए, ग्रीन कलर के हो गए। तो जो ग्रीन कलर के बीटल्स से जब उन्होंने ग्रो करना शुरू किया तो क्रो को पता नहीं चला और क्रो उनको खा नहीं पाए। तो क्या हुआ, ये जो ग्रीन वाले बीटल्स थे ये बच गए। फाइन, इनकी पॉपुलेशन अब आराम से ग्रो कर पा रही है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रेड वाले खत्म हो गए।
एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बन गई, लेकिन वो दूसरी स्पीशीज अभी भी सर्वाइव कर रही है। फाइन, चलो इसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ये स्पीशिएशन में हेल्प करता है, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं हम इसको। ठीक है, ये क्या है? स्पीशिएशन है। स्पीशिएशन का मतलब होता है एक स्पीशीज के रहते रहते दूसरे स्पीशीज का बन जाना। कैसे बनेगी? तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो स्पीशिएशन का एक मेथड क्या आता है? नेचुरल सिलेक्शन आता है, जिसको हम यहाँ भी देख सकते हैं। एक जगह मैं आपको बताती हूँ, चलो ये रहा, देखो ये क्या है? नेचुरल सिलेक्शन है। नेचर क्या करती है? सेलेक्ट करती है। कैसे करेगी? देखो यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन है किसकी? चूहों की। इन चूहों को क्या हुआ? इन चूहों को बर्ड्स ने खाना शुरू कर दिया। तो खाना शुरू किया तो क्या हुआ? कुछ जो थे, ये देखो, ये आपको आई थिंक नजर आ रहे होंगे, ये वाले चूहे, ये कैसे आ गए? ये इस टाइप के कलर लेकर आए कि ये इन बर्ड्स को अब नजर ही नहीं आ रहे थे। जो जहां पर ये लोग रह रहे थे उन्हीं का कलर लेकर आ गए ये। तो क्या हुआ? ये अब उन बर्ड्स को नजर नहीं आ रहे थे, तो इनको कोई खाएगा नहीं। फिर और क्या हुआ? इनकी पॉपुलेशन बढ़ी। इनकी पॉपुलेशन बढ़ते 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 इतनी हो गई कि अब इन चूहों की जगह, ये वाले जो चूहे, इन चूहों की जगह कौन आ गया? ये ब्लैक वाले चूहे आ गए। ये चूहे तो खत्म हो ही रहे थे, बर्ड्स तो इनको खा ही रही है, लेकिन अगर चूहों की प्रजाति को बचना है तो इन्होंने क्या किया? अपने डीएनए के अंदर चेंजेस किए और इनका कलर चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये बच गए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये नेचुरल सिलेक्शन है। यानी कि क्या होता है? नेचर सेलेक्ट करती है कि किसको सर्वाइव करना है। अगर आप नेचर के साथ साथ में चेंज हो जाते हो तो बच जाते हैं, अदरवाइज क्या होता है? स्पीशीज पूरी खत्म हो जाती है। तो ये स्पीशिएशन का एक मेथड है। नेक्स्ट वन इज कि ये जो बीटल्स थे, इसमें से क्या हुआ? अचानक से ही, ऐसा नहीं कि भाई सोच समझ के हुआ था, नहीं, अचानक से ही एक नया बीटल इनके बीच में आ गया। ब्लू कलर का बीटल हो गया। किसी के अंदर कोई चेंजेस हो जाते हैं तो क्या हुआ? ब्लू कलर का बीटल आ गया। ठीक है, अब ये ब्लू कलर का बीटल क्या करेगा? कंटिन्यूअसली रिप्रोडक्शन भी करेगा। रेड वाले करेंगे तो ये भी करेगा। ये अपनी पॉपुलेशन को ग्रो कर रहा है। अब क्या हुआ? जो ये रेड वाले थे, इन्होंने बुलाई एक मीटिंग। इन्होंने बोला कि यार ये ब्लू वाले बीटल पता नहीं कहाँ से आ गए, तो एक काम करते हैं, मीटिंग करते हैं। मीटिंग करके फिर इनको सोचते हैं कि इनको कैसे भगाना है। उस मीटिंग में क्या हो गया? इनकी बदकिस्मती थी कि एक एनिमल जो था उसका पैर इनकी मीटिंग के ऊपर, मतलब जो इनकी पार्टी चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, उनकी उस घर के ऊपर पड़ गया। तो क्या हुआ? सारे के सारे रेड बीटल्स जो थे वो खत्म हो गए। ठीक है, और जैसे ब्लू बीटल्स बच गए, और ये जो ब्लू बीटल्स थे ये आराम से अपने ग्रो कर रहे हैं। बीटल्स पूरे खत्म नहीं हुए, सिर्फ कलर चेंज हुआ है। फाइन, लेकिन ये क्या था? ये जेनेटिक ड्रिफ्ट था कि अचानक से कोई चेंज हो गया। किसी ने कुछ नहीं किया, अपने आप ही कोई ना कोई चेंज हो गया है। तो ये क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। और ये जेनेटिक ड्रिफ्ट देखो इस तरह से भी काम करती है कि अचानक से ही कोई चेंज हुआ और अचानक से उस चेंज की वजह से क्या होगा? जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है वो अलग हो जाएगी और बाकी जो पॉपुलेशन थी वो खत्म हो गई। बट किसी ने किया कुछ नहीं, अपने आप ही सब कुछ हो गया। ठीक है, चलो एक और चीज है। एक और चीज क्या है कि जो बीटल्स है, इनकी क्या मम्मी बाहर चली गई। मम्मी बाहर चली गई, मतलब इनको खाना वाना नहीं मिला। एक्चुअली मम्मी नहीं गई। हमारे लिए होता है ये कि जब मम्मी बाहर चली जाती है तो हमको खाना वाना नहीं मिलता है। क्यों? हम फिर मैगी पे जिंदा रहते हैं कि यार कौन बनाएगा अपने लिए इतना सारा खाना, एक तो आता और नहीं है। नमक पूछो, मिर्ची पूछो मम्मी से कितना डालना है, क्या करना है। तो एक काम करते हैं, मैगी बॉईल करते हैं, फटाफट खा के सो जाते हैं। अब अगर महीने भर मम्मी नहीं है और मैगी खा खा के रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारी हेल्थ जो बिल्कुल डाउन हो जाएगी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो बीटल्स थे, ये बीटल्स क्या कर रहे थे? आराम से पेड़ पत्तियां खा रहे थे। अब पेड़ पत्तियों को क्या हो गया? कोई डिजीज लग गई तो सारे पेड़ पौधे खराब हो गए। अब इन बीटल्स को खाना नहीं मिला, तो खाना नहीं मिला तो क्या हो गया? वेट लॉस हो गया इनका। वेट लॉस हो गया अच्छा खासा। अब वेट लॉस के बाद क्या हुआ? न्यूट्रिएंट्स की कमी तो हो ही गई थी। बहुत धीरे 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 बूढ़े बूढ़े होके चल रहे थे ये। धीरे धीरे क्या हुआ? अचानक से ही फिर से वो पेड़ पौधे ग्रो करने लग गए। वो डिजीज खत्म हो गई होगी तो पेड़ पौधे ग्रो करने लगे। जब पेड़ पौधों ने ग्रो किया तो इनको भी प्रॉपर डाइट मिलने लगी, और प्रॉपर डाइट की वजह से देखो फिर से देखो इनके हट्टे कट्टे हो चुके अच्छे से, है ना? कितना अच्छा हो चुका है। तो ये प्रोसेस जेनेटिक ड्रिफ्ट में नहीं आता है। फाइन, तो देयर आर सम इल्यूजन्स, कुछ इल्यूजन्स थे जो कि इवोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं कि एक नई स्पीशीज जो है किस किस तरह से बन सकती है। ठीक है, तो ये जो स्पीशिएशन है, इस स्पीशिएशन के अंदर देखो एक चीज मैं आपको और बताती हूँ जो हमने नहीं पढ़ी, वो है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर लैंड एरिया है। ठीक है, इस लैंड एरिया के अंदर देखो ये क्या है? ये कुछ पर्टिकुलर टाइप की बर्ड्स रह रही थी। अब क्या हुआ? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ। कुछ बर्ड्स जो थी माइग्रेट कर गई। कुछ क्या हुआ कि दरार वरार आ गई जमीन के अंदर एकदम से, तो कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई। वर्ल्ड के अंदर हमें पता है कि सब जगह पर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो सिमिलर नहीं है, सब जगह पे अलग अलग। तो उस अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से या फूड जो मिल रहा था अलग अलग, उनकी वजह से क्या हुआ? ये थोड़ी अलग हो गई, ये थोड़ी सी अलग हो गई। ठीक है, अब जब ये मिलने आई कुछ टाइम के बाद में,
तो इनको लगा कि यार ये तो नई स्पीशीज है, इसमें तो हम है ही नहीं, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये वापस अपने घर चली गई। ठीक है, तो ये क्या होता है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से भी एक नई स्पीशीज का बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, चलो, तो आई होप कि आपको स्पीशिएशन क्लियर हो गया है। देखो, एक आता है डार्विनिज्म, एक डार्विनिज्म और आता है डार्विनिज्म। इस डार्विनिज्म में क्या था कि चार्ल्स डार्विन जो थे, चार्ल्स डार्विन ने यही बताया है कि देखो, इस बर्ड की देखो फिंचेस कितनी चेंजेस हो रही है, इतनी फिंच चेंज क्यों हो गई है, बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। फाइन, चलो, आई होप कि आपको अब सब कुछ याद आ रहा होगा कि हाँ, ये सब तो हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। देखो, आपको मैंने क्या कहा था कि इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट को हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। तो स्पीशीज के स्पीशिएशन को पढ़ने के बाद एक बार फिर इनको रिकॉल कर लेते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो इनहेरिटेड वैसे हमने समझा दिया था, क्या है ये इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को पास हो जाता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को मिल जाता है, तो उन ट्रेट्स को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। अब कई बार होता है कि सपोज देखो, ये जो लीफ का कलर है, लीफ का साइज है, ये कहाँ से आएगा, इनहेरिटेड है। आंखों का कलर है, इनहेरिटेड है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोलो कहीं चोट लग गई है, कोई पर्सन है ऐसा जो किसी फैक्ट्री में काम करता है, उसका हाथ कट गया, तो क्या उसके जो बेबीज होंगे उनका भी हाथ कटा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उनकी ऑफस्प्रिंग का हाथ कटा हुआ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर वही चीजें आती है जो जीन्स में चेंज होते हैं, जो डीएनए में चेंज हो चुके होते हैं, सिर्फ वही चेंज आगे ट्रांसफर होते हैं, अदरवाइज नहीं होता है। तो उन ट्रेट्स को हम क्या कहेंगे, एक्वायर्ड ट्रेट कहेंगे। आपने कोई स्किल एक्वायर की है तो वो भी क्या होगा, वो भी इनहेरिटेंस में नहीं आएगा। देखो, पिंक हेयर हमने करवा ली, हाईलाइट करवाने का आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, तो बाल हाईलाइट करवा लिए बहुत अच्छे से, तो जो बाल हाईलाइट करवाए है ना, वो आगे नहीं जाएंगे। कानों को पियर्स करवाया जाता है इयररिंग्स के लिए, तो इयररिंग्स के लिए जब पियर्स करवाते हैं तो हर एक बेबी का अलग से करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इस जनरेशन में हो गया तो नेक्स्ट जनरेशन को करवाने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलो, सो आई होप कि आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं हमारे इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन पे, कि जो इवोल्यूशन हुआ था, क्या उसको हम क्लासिफिकेशन से रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और हमें कैसे पता चला कि हम जो है चिंपैंजी से इवॉल्व हुए, हम जो है किसी और चीज से आए हैं, ये इवोल्यूशन हमको कैसे पता चला है ना, बस वही हमें प्रूफ देखने हैं। तो देखो, एक इवोल्यूशन मैं आपको और बताती हूँ, हमारा तो हम देख ही चुके हैं, ये जो डायनासोर्स थे, तो क्यों डायनासोर्स है ना, दूर से अच्छे हैं, तो ये जो डायनासोर्स थे, इनके ऊपर फेदर्स तो थे, लेकिन इनका वेट बहुत ज्यादा था। तो ये जो फेदर्स थे, ये इनके उड़ने में काम नहीं आते थे, और ये फेदर्स इनके काम के किस लिए थे? उड़ने में भले ही काम नहीं आए, लेकिन काम के किस लिए थे? भाई फेदर्स है तो किसी ना किसी रीजन से होंगे। एक्चुअली सर्दी में बचने के लिए थे, सर्दी से बचने के लिए थे, ज्यादा गर्मी से बचने के लिए इनके फेदर्स काम आते थे, बट ये उड़ नहीं पाते थे बिकॉज इनका वेट बहुत ज्यादा था। धीरे 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 क्या हुआ, इवोल्यूशन होता गया, और उस इवोल्यूशन के साथ साथ में इनका वेट कम होता गया, और जितना वेट कम हुआ उतना ही ज्यादा ये उड़ते चले गए, और इनका इवोल्यूशन कहां से कहां हो गया, डायनासोर से बर्ड में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। हमारे पास कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है जिसकी वजह से हम बता पाते हैं कि हम जो है चिंपैंजी से आए हैं, या हम जो है इस स्पीशीज से आए हैं। कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज को हम देखें तो हमें लगता है अरे यार इसी तो कहीं ऐसी इनसे इवॉल्व हुई होगी। तो ये रिलेशनशिप हम किससे बता पाते हैं? तो ये रिलेशनशिप हम बता पाते हैं कुछ ऑर्गन से, कुछ फॉसिल फ्यूल से, फॉसिल फ्यूल नहीं, फॉसिल से बता पाते हैं। देखो, जब खुदाई होती है तो खुदाई के अंदर ना बहुत सारी चीजें मिलती है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है उनको कंपेयर करें, तो कंपेयर करने से हमें पता चलेगा कि अच्छा ये तो इस वाले ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है। कैसे पता चलेगा? देखो, जब हम हाथों को कंपैरिजन करते हैं, तो हाथों का कंपैरिजन करेंगे तो हम इनको कहते हैं जैसे होमोलोगस ऑर्गन्स होता है। क्या, कौन से ऑर्गन से होमोलोगस? क्यों कहते हैं इनको होमोलोगस ऑर्गन? ये हाथों का कंपैरिजन को क्यों कहा हमने होमोलोगस ऑर्गन है? हाथों को होमोलोगस ऑर्गन कैसे बोल सकते हैं हम? इसलिए कि जब हम इनके हाथों को देखो कंपेयर करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि स्ट्रक्चर तो सिमिलर है, बस फंक्शन इनका डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर सिमिलर है लेकिन क्या चीज डिफरेंट है? ओके, सिमिलर की स्पेलिंग देख लेना, स्ट्रक्चर सिमिलर है और फंक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, फंक्शन डिफरेंट है। फाइन, चलो ठीक है, स्ट्रक्चर सिमिलर है, इनका फंक्शन डिफरेंट है। कैसे? देखो, एक जो सेंटर के अंदर ये जो आपकी बोन है, ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है। यहाँ देखो दो बोन आ रही है, यहाँ हमारे हाथों में दो बोन होती है, रेडियस अल्ना पता होगा आपको, तो ये जो रेडियस अल्ना यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर हमारे हाथों में यहाँ हम आ जाए तो क्या होता है, देखो कुछ
कार्पल्स है, कुछ कार्पल्स हमें लगते हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट सा लगता है, यहाँ पर यहाँ अलग लग रहा है, यहाँ अलग लग रहा है, तो ये कार्पल्स जो है ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है। फिंगर्स के अंदर देखो जॉइंट्स बहुत सारे हैं, तो यहाँ भी है, यहाँ इसमें भी है और इसमें भी है जॉइंट्स। क्लियर है? इसका मतलब इनका स्ट्रक्चर तो सिमिलर है, लेकिन डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है इनका फंक्शन। क्यों? हमारे हाथ जो है किसी चीज को पकड़ने में काम में आता है, होल्ड करने में काम में आता है, लिखने में काम में आता है, लेकिन बर्ड के जो विंग्स होते हैं वो बर्ड के विंग्स किस में काम आएंगे, उड़ने में काम आते हैं। ठीक है, उसके अलावा वेल है, वेल के फ्लिपर्स क्या काम आते हैं, ना उड़ने में ना ही किसी चीज को होल्ड करने में, वो इनको तैरने में हेल्प करते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर सिमिलर है और इनका फंक्शन डिफरेंट है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गन्स है, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है, वो कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस से ही आए, एक पर्टिकुलर स्पीशीज से ही बॉर्न हुआ है। भले ही डिफरेंट डिफरेंट हमें लग रहे हैं, लेकिन फिर भी जिनका जो इनका एकदम ओरिजिन जो है, ओरिजिन बिल्कुल एक बिल्कुल सेम कहते हैं ना ऑर्गेनिज्म से हुआ है। इन तीनों का ही ओरिजिन कहाँ से हुआ है, बिल्कुल एक सिमिलर सोर्स है, सिमिलर ऑर्गेनिज्म से हुआ है। ठीक है, कैसे पता चला? इनके स्ट्रक्चर को देख के पता चला। तो इन ऑर्गन्स को जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है और इनके फंक्शन अगर डिफरेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स हम इनको कहते हैं। ठीक है, देखो हेरिडिटी के बारे में हमने पढ़ लिया, इवोल्यूशन भी पढ़ते पढ़ते हमें पता तो हो कौन कहां से ओरिजिन हुआ है, तो उसी के अंदर ये जो कुछ प्रूफ्स है जो हमें बताते हैं कि हाँ हम यहाँ से ओरिजिन हुए हैं। चलो अब कैसा हो कि स्ट्रक्चर तो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट हो जाए बट फंक्शन सिमिलर हो जाए, फंक्शन जो है वो सेम हो एंड स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ जो हमको विंग्स नजर आ रहे हैं, इन विंग्स में अगर आप नोट करेंगे तो देखो ये सारे ही विंग्स किस में काम आते हैं, उड़ने में काम आते हैं। ठीक है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर देखो कितना ज्यादा डिफरेंट है, इसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, और देखो ये है, ये सबका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। तो इन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स हम इनको कहते हैं। ठीक है, तो होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स को भी हम देख के बता सकते हैं कि किसका ओरिजिन कहां से हुआ होगा, इमेजिन कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बट इमेजिन कर सकते हैं। एक और चीज है जिससे हमें कुछ रिलेशनशिप के कहते हैं ना प्रूफ्स मिलते हैं, किससे, फॉसिल से मिलते हैं। तो ये फॉसिल्स हमने कहीं ना कहीं जरूर देखे हैं हमने, बिल्कुल देखे होंगे, म्यूजियम के अंदर देखे होंगे या और कहीं देखे होंगे, डिस्कवरीज के अंदर देखे होंगे, डिस्कवरी के अंदर देखे होंगे। ठीक है, फॉसिल बेसिकली होते क्या है, तो देखो जब पुराने जमाने की हम बात करते हैं तो वहां पर जो ऑर्गेनिज्म थे वो क्या हुए, जब उनका लाइफ स्पैन खत्म हो गया था तो जमीन के अंदर दबते चले गए, ये जमीन के अंदर दबे, फिर नए ऑर्गेनिज्म आए, वो जमीन के अंदर दबे, फिर और नए ऑर्गेनिज्म आए, वो भी जमीन के अंदर दब गए, और लास्ट में कौन आए, इंसान आए। और इंसानों ने क्या किया, इनकी खुदाई करके, जमीन की खुदाई करके बहुत सारे ऐसी चीजें निकाले जो उनको लगता है कि अरे वाह ये तो बहुत पुराने जमाने के हैं, ये तो इतने साल पुराने हैं। फिर उनको मैच किया गया कि अच्छा ये आज के इस ऑर्गेनिज्म से मैच हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि इसका इवोल्यूशन यहाँ से हुआ। तो ये जो रिलेशंस हम बिठाते हैं, इस रिलेशन में सबसे बड़ी हेल्प हमारी कौन करता है, फॉसिल्स करते हैं। उन फॉसिल से ही हमें पता चला है कि यहाँ से किसी चीज का इवोल्यूशन हुआ है, किस तरह से कोई चीज जो है इवॉल्व हो पाई है। फाइन, चलो और आगे आ जाओ। नेक्स्ट थिंग इज इवोल्यूशन जो होता है स्टेजेस के थ्रू होता है, ऐसा नहीं है कि सडन इवोल्यूशन हो गया। भाई इतना ज्यादा जो हम इवोल्यूशन अभी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सडन हो गया कि आज आंख बंद करी कल आंख खुली, तो इतना ज्यादा इवोल्यूशन हो चुका था जब कुछ भी नहीं था और एक सडनली क्या हो गया, सब कुछ आ गया, इतने सारे स्पीशीज आ गई, इतनी सारी वैरायटी आ गई एनिमल्स की। जबकि हम क्या कहते हैं कि जब लाइफ का ओरिजिन हुआ था उस टाइम पर तो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, देन फिर प्लांट्स बने, फिर धीरे 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 मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, फिर उनके अंदर क्या होता गया, इवोल्यूशन होता गया और बहुत सारी स्पीशीज बन गई। तो ये इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे होंगे, हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, इतने ईयर्स उसके अंदर लगे होंगे। फाइन, तो इवोल्यूशन जो होता है वो एक स्टेजेस के थ्रू होता है, ऐसा नहीं है कि सडन हो गया, सडन कभी भी नहीं होगा, स्टेजेस के थ्रू होगा। अगर हम बात करें प्लेनेरिया की, तो हमको पता है कि प्लेनेरिया से पहले के जो ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर आंखें नहीं होती थी, बेसिकली प्लेनेरिया में भी नहीं होती आंखें तो, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो आईज को स्पॉट किया गया था, कहाँ किया गया था, प्लेनेरिया के अंदर देखा गया था। तो प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आई स्पॉट्स थे। आईज नहीं है, ये झूठी आंखें, ये सिर्फ झूठ बोलता है कि मेरे पास आंखें, आई स्पॉट्स है, आंखें नहीं है। जब इसको अंधेरे में ही रह सकता है, लेकिन जैसे इसको लाइट में लाया जाता है तो ये जो आई स्पॉट्स है इसकी वजह से तिलमिलाने लगते हैं और तिलमिला के भाग जाते हैं अंधेरे में। ठीक है, तो इन आई स्पॉट से क्या समझ में आया कि अच्छा ये जो आंखें हमारी यहाँ पर बनी है ना, ये किसकी वजह से, ये प्लेनेरिया के अंदर पहले ही दिख गया था कि हमारी आंखें जो है वो यहाँ बनने वाली है। ठीक है, तो इनके अंदर सबसे पहले आई स्पॉट्स बने थे, फिर धीरे 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 क्या हुआ, इवोल्यूशन होता था।
आज ये देखो, ये जो गोभी की वैरायटी हमको मिल रही है वाइल्ड कैबेज से बनी है। ये वैरायटी किसकी वजह से बनी है? वाइल्ड कैबेज से। ये भी क्या है? एक तरह की कहते हैं ना इवोल्यूशन ही है। डायरेक्ट नहीं बन गया कि आज अचानक से सब कुछ हो गया। अचानक से कुछ भी नहीं होता है। इवोल्यूशन कंटिन्यूअसली स्टेजेस से होता है, स्टेप बाय स्टेप होगा, एक एक करके होगी हर चीज। फाइन, चलो आगे आ जाओ। अब एक लास्ट थिंग की जो इवोल्यूशन है ये इट शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। क्यों? हमेशा जो इवोल्यूशन होता है वो इस तरह से नहीं होगा कि भाई पहले प्लांट्स आए, फिर प्लांट्स के बाद देखो बग्स आ गए, फिर फिश बनी और उसके बाद ह्यूमन बीइंग बने, तो क्या ये सारे खत्म हो चुके हैं? नहीं हुए हैं। जो इवोल्यूशन होता है वो हमेशा ट्री की फॉर्म में होता है। मतलब कि एक स्पीशीज थी, उस एक स्पीशीज से कोई रीजन से देखो ह्यूमन बीइंग बन गए, कोई रीजन ऐसा है जिसकी वजह से फिश बन गई, कोई रीजन था जिसकी वजह से बग बन गए, फिर एक आया जिससे प्लांट्स बने हैं। तो एक ही स्पीशीज से बहुत सारी चीजें बन सकती है। जरूरी नहीं है कि वो खत्म हो जाए, पहले वाला खत्म हो जाए। जैसे यहाँ पे पहले वाले को बिल्कुल खत्म कर दिया, पॉसिबल नहीं है ऐसा। क्यों? हम जब बैक्टीरिया की बात करते हैं, जिस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था सबसे पहले वही आए थे। सबसे पहले जो आए थे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ही आए थे। क्या आज वो खत्म हो गए? नहीं हुए। आज भी वो सब जगह प्रेजेंट है। उसके बाद जो स्पीशीज आई थी क्या वो खत्म हो गई है? नहीं हुई है। तो हमेशा जो इवोल्यूशन होता है वो एक ट्री की फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे स्टेयर्स की फॉर्म में होगा, नहीं। कभी भी सीढ़ी की फॉर्म में नहीं होगा कि पहले वाला खत्म हुआ तब जाके दूसरा वाला बना, नहीं। अगर हम बोल रहे हैं कि हम चिंपैंजी से आए हैं या हम बंदरों से आए हैं, तो आज भी बंदर प्रेजेंट है, वो खत्म नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बंदर खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जो इवोल्यूशन होता है वो प्रोग्रेस के साथ में होता है। प्लस ये बहुत ही कहते हैं एक स्टेप बाय स्टेप वाला प्रोसेस है, एक सडन नहीं हो जाएगा, हमेशा ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत आराम आराम से होगा। फाइन, तो आई होप कि आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन अब क्लियर हो गया होगा। पूरा का पूरा एक समरी आपके सामने नजर आ गई होगी। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से हम यहाँ से यहाँ पहुंच चुके हैं और हमें कितने कितने सालों लगे होंगे इस चीज को पहुंचने में। फाइन, और आज अगर हमसे पूछा जाता हमको हाँ हम ऐसे दिखते थे क्या? ना ना, हम तो यहाँ से नहीं आए हैं, हम तो अचानक से आ गए। अरे ऊपर से नहीं टपके हैं भैया, इवोल्यूशन हुआ है, दैट इज व्हाई वी आर हियर। हम यहाँ हैं बिकॉज ओरिजिन ऑफ लाइफ से लेकर अब तक में बहुत टाइम बीत चुका है, और इतने टाइम के अंदर नेचर जो है हमेशा कुछ ना कुछ नया बना रही है, हमेशा डीएनए में चेंजेस होते जा रहे हैं। हमें नहीं पता आज हम यहाँ हैं, आज हजारवीं जनरेशन के बाद, हजारों साल बाद जब हमारी जनरेशन को देखा जाएगा तो वो हमारे जैसी होगी या एक नई टाइप की स्पीशीज बन जाएगी, वी डोंट नो। ठीक है, चिंपैंजी को नहीं पता था कि करोड़ों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद मैं इस टाइप का दिखूंगा, लेकिन आज दिख रहा है ना। किसकी वजह से? इवोल्यूशन की वजह से, हेरिडिटी की वजह से। ये तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि हम किस जगह से इवॉल्व हुए हैं, या हमारे अंदर जो क्वालिटीज आई है वो कहाँ से आई है, या फिर आगे की जो प्रोजीनीज होती है उनके अंदर किस तरह से जो क्वालिटीज है वो ट्रांसफर हो जाती है, जीन्स क्या होते हैं, इवोल्यूशन किस तरह से होता है। और मेंडल को तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, बिकॉज मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने हमें बहुत सारे लॉज दिए थे, आई मीन मेनली 3 लॉज दिए थे इन्होंने, जिनको कि हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। आई होप कि आपको ये सारी चीजें याद होगी, और अगर ये याद ना भी हो तो एटलीस्ट आपको नाम तो लग रहे होंगे कि हाँ इन नामों से तो हम कहीं ना कहीं मिले हैं, कहीं इनसे टकराव जरूर हुआ है हमारा। तो आज एक काम करते हैं, आपके इन सारे नामों को आपके लिए रिवाइज करवा देते हैं, ताकि आपको भी सब कुछ याद आ जाए, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स भी याद आ जाए और हेरिडिटी भी याद आ जाए, एंड हम कहाँ से इवॉल्व हुए हैं ये सारी चीजें भी आपको रिमाइंड हो जाए। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। हम हमारे रिवीजन को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में। मतलब कि चैप्टर तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कितनी बार पढ़ेंगे, अब वही एक सेम चैप्टर, हमें ऐसा लगता है कि कितना बोरिंग सा चैप्टर हो रहा है। तो अब उसको बोरिंग नहीं बनाना है, हमें क्या करना है, उसको क्वेश्चंस की फॉर्म में देखना है, ताकि हमारे एग्जाम के अंदर हमें दिक्कत ना हो। भाई एग्जाम के अंदर हमको समरीज तो कोई पूछेगा नहीं, हमसे क्वेश्चन के आंसर्स ही पूछे जाएंगे, तो क्यों ना हम क्वेश्चंस को ही देख ले। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। तो उन क्वेश्चंस के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो हमेशा मैं आपको यही बोल रही हूँ, इसमें जब भी मैं क्वेश्चंस लेती हूँ हमेशा कौन से लेती हूँ? इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले लेते हैं या फिर नॉट ट्रू वाले लेते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज जब ट्रू की बात आती है या करेक्ट की बात आती है तो हमेशा हर कोई उसको सही करके आता है, लेकिन जब इनकरेक्ट और नॉट ट्रू की बात आती है तो हमारे डब्बे गोल हो जाते हैं वहां पर, और हम क्या करते हैं, हम भावनाओं में थोड़ा सा बह जाते हैं, और उन भावनाओं में बह जाने के बाद में आंसर में गड़बड़ करके आते हैं। जो फर्स्ट हमें सही मिलता है उसी को हम मार्क कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि भाई इनकरेक्ट था, कैसे भूल जाते हैं। तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है,
ना ही हमें भावनाओं के अंदर बहना है। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज frequency of certain genes in a population change over several generations resulting in evolution। जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है जीन्स की हर एक प्रोजीनी के अंदर, जब कोई जीन ट्रांसफर होता है फिर वो नेक्स्ट प्रोजीनी में जाएगा, फिर वो नेक्स्ट प्रोजीनी में जाएगा, तो जब वो सेवरल जनरेशंस के बाद अगर हम उसको देखेंगे तो वो रिजल्ट क्या होता है, वो इवोल्यूशन होता है। उसका रिजल्ट क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। तो वी नो वेरी वेल कि ये चीज तो बिल्कुल सही है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो उस रिप्रोडक्शन के अंदर जब नई प्रोजीनी बनती है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर दो तरह के जीन आते हैं और उनसे एक नया प्रोटीन बनता है। दो तरह के डीएनए आते हैं, नया प्रोटीन, नई क्वालिटीज आती है उनके अंदर, नए वेरिएशंस आते हैं। फिर वो वेरिएशंस जो होते हैं ओवर जनरेशंस क्या होते हैं, अकम्युलेट होते रहते हैं और लास्ट के अंदर क्या होता है, इवोल्यूशन होता है और एक नई स्पीशीज का बॉर्न भी हो जाता है। कई बार होता है इतनी मॉडर्ननेस आ जाती है जैसे कि आज हमारे अंदर आ गई है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज रिडक्शन इन वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टारवेशन इन इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड, इज इट? ये तो बहुत गड़बड़ लग रहा है। क्यों लग रहा है? देखो रिडक्शन इन वेट रिड्यूस हो गया, भाई वेट लॉस किया है, क्या बात है, अच्छी बात है, खुश हो जाओ। तो रिडक्शन इन वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टारवेशन, स्टारवेशन की वजह से अगर वेट लॉस हुआ है तो क्या ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है? बिल्कुल भी नहीं है भाई। जहां कोई जीन के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो फिर कैसा जेनेटिकली कंट्रोल्ड होगा? जीन में चेंजेस होना बहुत जरूरी है अगर जेनेटिकली कंट्रोल कर रहे हैं तो, बट ये जेनेटिकली कंट्रोल नहीं है। स्टारवेशन की वजह से ही तो वेट लॉस हुआ है, उसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? लोग डाइटिंग करते हैं तभी तो वेट लॉस हो जाता है, लोग जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो ओबेसिटी हो जाती है। लेकिन ये चीज कोई आगे थोड़ी ना ट्रांसफर होती है, ये नई प्रोजीनी में नहीं जाती है बिकॉज ये इसकी वजह से कोई जीन में चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि हमारा आंसर सही हो सकता है। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट था, ये राइट स्टेटमेंट था, ये इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। लो वेट पेरेंट्स कैन हैव हैवी वेट प्रोजेनी, इज इट पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर कोई पेरेंट है जो बहुत लो वेट है, जो बहुत ही स्लिम ट्रिम है, बहुत जीरो फिगर वाले हैं, लेकिन उनकी जो नई प्रोजेनी है वो क्या कर रही है, वो पूरे टाइम बस मैगी, पिज्जा, बर्गर ये सब खाती है। या हो सकता है कि कोई इस तरह का कोई बॉडी के अंदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए या कोई और रीजन हो जाए जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ जाती है उसकी, तो हैवी वेट बच्चा हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है वो पूरे दिन से बैठा हो, उसकी सिटिंग का ही वर्क हो, पूरे दिन वो पढ़ रहा है बेचारा बैठे 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 बैठे, तो भी वेट गेन हो सकता है उसका। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई पेरेंट जो है वो बिल्कुल स्लिम ट्रिम है तो उसका बेबी भी जो स्लिम ट्रिम होगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, अब ये नजर आ जाएगा। क्या बोल रहा है नेक्स्ट वन, ट्रेट्स विच आर नॉट इनहेरिटेड ओवर जनरेशंस डू नॉट कॉज इवोल्यूशन। ऐसे ट्रेट्स जो कि इनहेरिटेड नहीं हो रहे हैं, इनहेरिट नहीं हो रहे हैं, हेरिटेंस में नहीं जा रहे हैं, तो वो इवोल्यूशन को भी कॉज नहीं करते हैं। तो डेफिनेट सी बात है वो इवोल्यूशन को कॉज नहीं करेंगे। जब जीन्स जो है आगे ट्रांसफर ही नहीं होंगे, कोई नया ट्रेट गया ही नहीं ओवर जनरेशंस तक, तो फिर इवोल्यूशन कैसे होगा? तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपको सही चीज बताया था, ये भी सही था, ये भी सही था। तो गलत कौन सा था? रिडक्शन इन वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टार्वेशन इज जनरली जेनेटिकली कंट्रोल्ड, तो इट विल बी योर आंसर। ये क्या हो जाएगा आंसर? आंसर कौन सा होगा? बी वाला पार्ट जो है वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका, बिकॉज ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो अब इसको वापस नीचे ले आते हैं। नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ, आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, दैट इज इफ द फॉसिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन द डीपर लेयर्स ऑफ अर्थ देन वी कैन प्रिडिक्ट दैट। अगर जो फॉसिल्स है वो बहुत डीपर लेयर के अंदर मिल रहे हैं तो हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? द एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज अकर्ड रिसेंटली। क्या सारे ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटिंक्शन हुआ था वो रिसेंटली हुआ है, अभी अभी हुआ है, ओवर लाइक 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर के पहले हुआ है या 10 ईयर के पहले हुआ है? द एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज अकर्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। क्या एक्सटिंक्शन जो हुआ है ऑर्गेनिज्म का वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो हुआ है? सिर्फ फॉसिल्स को देख के बताना है, खुद सोच के नहीं बताना है। ठीक है, द फॉसिल्स पोजीशन इन द लेयर्स ऑफ अर्थ इज नॉट रिलेटेड टू इट्स टाइम ऑफ एक्सटिंक्शन। क्या एनिमल के एक्सटिंक्ट होने का जो टाइम है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है कि जो फॉसिल है वो कौन सी लेयर में मिलेगा? या फिर टाइम ऑफ एक्सटिंक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन, टाइम ऑफ एक्सटिंक्शन को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन जब हमने फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? एक एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था कि देयर इज अ कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर हमने बहुत सारे क्या डाल दिए, बिस्किट्स डालते हैं, चलो बिस्किट्स डाले, यहाँ पे कुकीज डालते, एक कुकी डाली, दूसरी कुकी डाल दी, तीसरी कुकी डाली, चौथी डाली, पांचवी डाली, नेक्स्ट और डाल दी, नेक्स्ट और डाल दी। ठीक है, बट हमने क्या किया, उसका स्टेक बना दिया। फाइन, उसका क्या बनाया, स्टेक बनाया।
चलो एक स्टेक यहाँ बनाया था, फिर एक स्टेक यहाँ बना दिया था हमने, इसके ऊपर ऊपर रखा था, फिर एक स्टेक यहाँ बनाया था, मतलब कुल मिला के हमने इस कंटेनर के अंदर 3 स्टेक्स बना दिए। फाइन, 3 स्टेक्स बनाए। अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट लेयर है, मतलब ये फर्स्ट वन, ये फर्स्ट वन और ये फर्स्ट वन, उसको रिमूव कर दिया। फिर सेकंड वाले को रिमूव किया, फिर थर्ड वाले को रिमूव किया। तो हमें क्या समझ में आया इससे कि भाई जो सबसे पहले अंदर डाला गया था वो सबसे नीचे चला गया, जो उसके बाद डाला गया वो उसके ऊपर आया, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। जब निकालोगे तो क्या होगा, अपोजिट होगा। इसका मतलब जो डीप में है उसको ज्यादा टाइम पहले डाला गया था एज कंपेयर टू अपर वन। ठीक है, अब सपोज अगर हम डाल रहे हैं, एक कुकी रखी हमने, फिर दूसरी रखी, फिर तीसरी रखी, लेकिन अगर हम देखें तो जो लोवेस्ट वाली कुकी है, जो सबसे नीचे वाली कुकी है, उसको हमने 2 मिनट पहले रखा था, और जो सबसे ऊपर वाली कुकी है उसको हमने जस्ट अभी रखा है, तो टाइम का वेरिएशन आया। वही चीज यहाँ फॉसिल फ्यूल के अंदर होती है कि जब हम अर्थ की लेयर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो हमें सबसे ज्यादा डीप में मिल रहा है, मतलब कि वो क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो एनिमल वहां पर बरी कब किया गया था, थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो किया गया था। अभी ओवर डिकेड्स में नहीं किया गया, सेंचुरीज में नहीं किया, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो वो किया गया था। और हम एक्सटिंक्शन का टाइम जो है वो बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, बिकॉज हमको पता है कि जो सबसे पुराना होगा वो सबसे नीचे मिलेगा हमको, जो उससे नया होगा वो उससे थोड़ा सा हमको ऊपर ही मिल जाएगा। फाइन, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर इसमें भी क्या होगा, बी, द एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज अकर्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो ही क्या हो गया था, एक्सटिंक्शन हो गया था। फाइन, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज द 2 वर्जन्स ऑफ अ ट्रेट कैरेक्टर which are brought in by the males and female gametes are situated on the 2 versions of a trait। कोई भी एक जो ट्रेट है उसके जो 2 वर्जन होते हैं, इस कैरेक्टर के जो 2 वर्जन होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं by the male and by female gametes are situated on। ये फीमेल गमेट और मेल गमेट से आते हैं। भाई कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो मेल गमेट से आएंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो फीमेल गमेट से आएंगे, लेकिन ये कहाँ पर बैठ के आएंगे, कहाँ सिचुएटेड होते हैं ये, तो कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम, क्या सेम क्रोमोसोम पे होते हैं, या फिर 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स, या सेक्स क्रोमोसोम, या एनी क्रोमोसोम। तो हमेशा 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर होते हैं। एक अगर मदर का है गमेट और एक है फादर का गमेट, तो क्या होगा, 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स होंगे और उनके ऊपर जो है वो जीन के कैरेक्टर के जो जीन्स है वो वहां पर प्रेजेंट होंगे, जो कि नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, वेरिएशन को कॉज करेंगे। फाइन, चलो आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा दी गई थी। नेचुरल सिलेक्शन क्या था कि नेचर जो है वो हमको क्या करता है, सेलेक्ट करता है। इसके बारे में वैसे हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन बेसिकली अगर देखें तो नेचर क्या करता है, हमको सेलेक्ट करता है कि जब उनके अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज होते रहेंगे तो नेचर हमको क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा कि हाँ इसको हम सर्वाइव करने का मौका दे सकते हैं। भाई थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के बारे में भी हमने बात की थी कि जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया थे जिस पॉन्ड के अंदर रह रहे थे वहां का क्या हो गया, टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज होने लग गया, और जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनकी बॉडी के अंदर कुछ वेरिएशंस आ गए और उन वेरिएशंस की वजह से वो वहां पर सरवाइव कर गए, लेकिन जो बाकी के बैक्टीरिया थे जिनके अंदर वो वेरिएशन नहीं आए थे वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई। फाइन, लेकिन अगर जो कुछ बैक्टीरिया जिनके अंदर चेंजेस हुए थे, अगर वो बैक्टीरिया भी अपने अंदर वेरिएशन नहीं लाते, अपने अंदर चेंजेस नहीं लाते, तो क्या होता, पूरी की पूरी बैक्टीरिया की जो स्पीशीज थी वही खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज नेचर ने क्या किया, जो कुछ बैक्टीरिया अपने अंदर चेंजेस ला चुके थे उनको सेलेक्ट किया और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से वो स्पीशीज जो है वो आज भी बरकरार है। ठीक है, तो ये थ्योरी किसने दी थी वैसे, क्या ये मेंडल ने दी थी? तो नहीं, मेंडल ने तो नहीं दी थी। मेंडल ने तो क्या बताया था, मटर के पौधों को याद करो, हेरिडिटी के बारे में बताया था। मेंडल ने क्या बताया था, हेरिडिटी के बारे में बताया था कि भाई अभी जो आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो ट्रेट्स है वो आपके आगे आने वाली प्रोजेनी के अंदर जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, तो वो रिप्रोडक्शन के टाइम पर जाते हैं और उनको जीन्स लेकर जाते हैं। लाइक कुछ जब पेरेंट्स से, कुछ जब है जीन मदर से मिलते हैं, कुछ जीन हमें फादर से मिल रहे हैं। दोनों के अंदर जो डीएनए होता है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का होता है। जस्ट वो क्या है, डीएनए कॉपी ही तो है। जब दोनों डीएनए को मिक्स किया जाएगा तो हमेशा एक नए टाइप का प्रोटीन बनेगा, एक नए टाइप का डीएनए निकल के आएगा जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस होंगे और वही वेरिएशन प्रोजेनी के अंदर दिखाई देते हैं। जैसे कि हम हमारे पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर नजर नहीं आते हैं, वैसे ही सारी प्रोजेनीज के अंदर क्या होता है, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं
और उन वेरिएशंस की वजह से एक नई स्पीशीज का इवोल्यूशन हो जाता है बहुत ईयर्स के बाद में, ठीक है। तो ये जो हेरिडिटी वाली थ्योरी थी ये किसने दी थी? हेरिडिटी वाली थ्योरी दी थी भी मेंडल ने, ठीक है। मॉर्गन और लेमार्क तो मुझे लगता है कि हमने इस चैप्टर में उनका नाम ही नहीं सुना, तो हम कैसे उनको बोल दे कि वो थे। तो बचा कौन? डार्विन बचा। यस, ये डार्विनिज्म है जो ये था ना, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। फर्स्ट टाइम इवोल्यूशन का नाम किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। तो उन्होंने क्या बताया? डार्विनिज्म के बारे में बताया था कि डार्विन की एक थ्योरी थी जो कि इवोल्यूशन पे बेस्ड थी। उन्होंने बताया था फिंच के बारे में। उन्होंने किसके बारे में बताया था? फिंच के बारे में बताया था। बेसिकली अगर देखा जाए तो जब नेचुरल सिलेक्शन होता है तो नेचर उनको सेलेक्ट करती है जो उस नेचर के साथ साथ में चेंज हो चुके हैं। फाइन, चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो कितने क्यूट क्यूट से पीस है, कितने क्यूट क्यूट मटर है। देखो एक ने तो मेरी तरह चश्मा भी लगाया हुआ है और एक हंस रहा है, पता नहीं क्यों हंस रहा है, ये समझ नहीं आई। कितनी क्यूट सी बैठी है ना, कितनी क्यूट सी लग रही है ये, बहुत गुलू मुलू सी। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वैसे ये बहुत ज्यादा खुश क्यों हो रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन इज, व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स? ओके, मेंडल ने क्या किया है? मटर के पौधों को चूज किया है। दैट्स व्हाई दे आर हैप्पी कि हमको चूज किया गया, क्योंकि हम अब क्या आएंगे, टीवी पे भी आएंगे। चलो, तो मेंडल जो था उन्होंने मटर के पौधों को क्यों चूज किया था एक्सपेरिमेंट के लिए? भाई बेसिकली उनके गार्डन में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा गार्डन था, तो बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन बहुत सारे पेड़ पौधों में से उन्हें सिर्फ एक मटर का ही पौधा ऐसा क्यों लगा जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, और कोई ऐसा पौधा क्यों नहीं लगा? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है किसी पर तो आपको कैसा पौधा चाहिए, तो आप बोलेंगे मैम एक छोटा सा पौधा चाहिए जिसको कि हम सब जगह पे लगा सके, उसके अलावा उसका लाइफ स्पैन कम होना चाहिए। पता चला हमने मैंगो ट्री लगाया कि मैंगो ट्री पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो मैंगो ट्री को बड़े होते होते ही इतना टाइम लग जाएगा कि भाई हम एक्सपेरिमेंट के लिए हम खुद ही नहीं बचेंगे, तो फिर हम कहाँ एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर एक को उगा दिया तो दूसरा कब उगेगा, दूसरे को उगाया तो तीसरा कब उगेगा, भाई हमारी पता नहीं कितनी ही जनरेशंस निकल जाएगी तब जाके वो एक्सपेरिमेंट पूरा होगा। तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो यहाँ पर मटर के पौधों को इसलिए चूज किया गया है बिकॉज उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। क्या होता है? बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। प्लस ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है? छोटे होते हैं। ये खुद क्या होता है? बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज। पौधे जो होते हैं मैनेजेबल होते हैं, मतलब एक गार्डन के अंदर ना बहुत सारे पौधों को लगाया जा सकता है और उनको मैनेज किया जा सकता है, तो दे आर मैनेजेबल। दैट इज वाई उनको यूज किया गया था। स्मॉल एंड साइज, ठीक है, बहुत क्यूट से। देखो कितने क्यूट क्यूट बेचारे, छोटे छोटे से तो है, इससे ज्यादा छोटे क्या होंगे। चलो, उसके अलावा एक और चीज क्या थी भाई? शॉर्ट लाइफ स्पैन हो गया, लाइफ स्पैन इसका बहुत छोटा है। आप एक ही लाइफ के अंदर, अपनी खुद की एक लाइफ के अंदर पता नहीं कितनी ही बार मटर के पौधों को लगा सकते हो, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। प्लस इनके अंदर जो ट्रेट्स थे वो बहुत ज्यादा थे, ट्रेट जो थे वो बहुत ज्यादा थे, ठीक है। ट्रेट्स भी एक खास बात थी जिसकी वजह से उन्होंने मटर के पौधों को ही चुना। भाई इनके अंदर पर्पल फ्लावर भी आते हैं, इनके अंदर व्हाइट फ्लावर भी आते हैं, इनके अंदर जो ये पॉड्स आते हैं, जो पॉड है वो रिंकल भी होता है और वो राउंड भी होते हैं। प्लस इनके जो सीड्स होते हैं वो येलो भी होते हैं, वो ग्रीन भी होते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी ट्रेट्स जो कि कॉन्ट्रास्ट ट्रेट्स मिल जाते हैं। दैट इज वाई उन्होंने क्या किया? मटर के पौधों को ही चूज किया कि भाई हाँ, दे विल बी सुटेबल फॉर माई एक्सपेरिमेंट, तो मैं इसके ऊपर बहुत ही सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ और अपनी थ्योरी को प्रूव कर सकता हूँ। अगर मेंडल ने सपोज मैंगो ट्री को सोचा होता कि हाँ मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा, तो मुझे लगता है हेरिडिटी नाम की चीज आज दुनिया के अंदर आती ही नहीं, बिकॉज उन्होंने जब मटर के पौधों को चुना तो वो बहुत बार उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, पता नहीं कितनी ही बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तब जाके उनको रिजल्ट मिला कि हाँ हेरिडिटी नाम की चीज होती है और जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इनहेरिटेंस में आते हैं। फाइन, दैट इज वाई इन क्यूट मटर के पौधों को चूज किया गया था। चलो आगे आ जाओ और आगे, व्हाट इज अ जीन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जीन क्या होता है? हम हेरिडिटी और इवोल्यूशन के अंदर हमेशा जीन्स की बात करते हैं कि जीन ये है, जीन वो है, जीन की वजह से ये हुआ, जीन की वजह से ये ट्रेट आया, लेकिन एक्चुअली जीन है क्या? तो देखो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं चीजों को। कैसे चीजों को ब्रॉड करना? तो देयर इज अ ह्यूमन बीइंग। इस ह्यूमन बीइंग को थोड़ा सा ब्रॉड किया गया और ब्रॉड करके क्या देखा गया? एक सेल का स्ट्रक्चर देखा गया, ठीक है। इनसाइड द सेल देखा गया, भाई ये क्या है? सेल है। जब इसको ब्रॉड किया तो ब्रॉड करके क्या मिला? एक सेल मिला। इस एक सेल को फिर ब्रॉड किया गया और इसके न्यूक्लियस के अंदर झांका गया। तो न्यूक्लियस के अंदर झांकने पर हमको क्या मिला? क्रोमोसोम मिला। क्या मिला? क्रोमोसोम मिला। अब क्या हुआ? इस क्रोमोसोम को भी थोड़ा सा ब्रॉड किया गया। देखो इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, तो इस क्रोमोसोम का भी क्या हो गया? क्रोमोसोम को भी ब्रॉड किया गया और जब इसको ब्रॉड किया गया तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिला। दीज आर डीएनए।
इनको हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। और जब डीएनए को और हमने ब्रॉड करके देखा तो डीएनए का जो एक सेगमेंट है, डीएनए का जो ये एक सेगमेंट है, इस एक सेगमेंट को क्या नाम दिया गया, जीन नाम दिया गया। तो हर एक सेगमेंट जो है डीएनए का वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेट्स को लेकर आता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेट्स को कैरी करता है और वो कैरी फॉरवर्ड कर देता है नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर। तो जब ये डीएनए का जो एक सेगमेंट है उसे ही हम क्या कह देते हैं, जीन कह देते हैं। फाइन। तो जीन क्या है, एक ऐसा पार्ट है सेल का या क्रोमोसोम का एक ऐसा पार्ट है जो इनहेरिटेंस में हेल्प करता है, जो ट्रेट्स को मदर और फादर से प्रोजेनी के अंदर लेकर जाता है। फाइन, चलो। सो आई होप कि अब आपको ये याद रहेगा। देखो क्या था, सेल के अंदर क्या है, क्रोमोसोम, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम किससे बने हैं, डीएनए से बने हैं, और जो डीएनए है उनके सेगमेंट्स को क्या कहते हैं, जीन कहा जाता है। फाइन, चलो आगे आ जाओ। आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो देखो इनको देख के कुछ याद आ रहा होगा, वैसे पिक्चर्स को देख के काफी कुछ तो याद आ गया होगा, फिर भी हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय एनालॉगस ऑर्गन्स, टेकिंग अ सूटेबल एग्जांपल। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, आपको एग्जांपल के साथ में बताना है। तो एनालॉगस ऑर्गन्स का मतलब, देखो हमने दो चीजें पढ़ी हुई, एक हमने पढ़ा था एनालॉगस ऑर्गन, एक हमने पढ़ा था होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, होमोलोगस में हमेशा आपको क्या याद रखना, एच से एच याद रखो, हैंड याद रखो, होमोलोगस हैंड, ये याद रखो, ऑटोमेटिकली आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको याद भी रहेगा। ए से ऐसा कुछ आ नहीं रहा है तो ए से तो हम क्या कर सकते हैं, ए से हम एक काम करते हैं, बर्ड याद कर लेते हैं। ए से क्या याद करेंगे, बर्ड याद करेंगे। ए के बाद क्या आता है, बी याद आता है। ए के बाद क्या आता है, बी याद नहीं आता, बी ही आता है, और उस बी से हमको क्या याद रखना है, बर्ड याद रखना है। ठीक है, तो बर्ड के जो विंग्स होते हैं उनको याद रखना है एनालॉगस ऑर्गन्स के अंदर। तो एनालॉगस ऑर्गन्स बेसिकली क्या बोलते हैं कि भाई फंक्शन जो है वो तो इनका सबका सिमिलर रहेगा, फंक्शन कैसा रहेगा, बिल्कुल सिमिलर रहेगा, फंक्शन सिमिलर होगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। लेकिन अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की या फिर इनके ओरिजिन की अगर बात कर ले, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन की अगर हम बात कर ले, तो स्ट्रक्चर और ओरिजिन जो है दे आर ऑलवेज डिफरेंट, दे आर ऑलवेज डिफरेंट। फाइन, चलो सी, जब हम फंक्शन की बात करते हैं इनके, तो फंक्शन हमेशा क्या होगा, फंक्शन हमेशा सिमिलर होगा। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर और ओरिजिन की बात करें तो वो हमेशा डिफरेंट होगा। ओरिजिन कहीं और से है, इसका स्ट्रक्चर कहीं और है, बिल्कुल सिमिलर नहीं है सारे, लेकिन हाँ इनका काम बहुत सेम है। काम कैसे सेम होगा, जो बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं, जितनी भी बर्ड्स है उन सबके अगर विंग्स की बात कर ले तो सबके विंग्स क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उड़ने में हेल्प करते हैं। सबके विंग्स किस में हेल्प करते हैं, ओनली फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। फाइन, तो जब ओनली ये फ्लाइंग में हेल्प कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया कि ये सबका फंक्शन तो बिल्कुल सिमिलर हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो देखो स्ट्रक्चर कितना डिफरेंट है। ये जो इंसेक्ट है इसका तो बहुत ही डेलिकेट सा स्ट्रक्चर है, इसका तो बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है। इसका देख लो, ये एक और अलग टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। ये पंख देखो, ये जो बर्ड का पंख है ये और ज्यादा अलग है, ये तो बिल्कुल ही समझ के बाहर है हमारे। ठीक है, फिर ये वाला देखो, ये बैट का जो है, बैट का तो ऐसा लग रहा है कि हैंड जैसा कुछ है ना, हाथ जैसा कुछ नजर आ रहा है। तो ये क्या है, ये सबके पंख है, पंखों का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा, ओरिजिन बिल्कुल डिफरेंट होगा, लेकिन उनका फंक्शन सिमिलर होगा। सारे ही यूज आएंगे, ओनली उड़ने में हेल्प करेंगे, ओनली फ्लाइंग के अंदर हेल्प करेंगे। तो इनको हम क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। और इन्हीं एनालॉगस ऑर्गन्स के अंदर अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमें क्या लेना है, विंग्स ऑफ अ बैट, विंग्स ऑफ अ बर्ड, ठीक है, विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट एंड ऑल दैट। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि भाई द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर एंड नॉट देयर मदर। जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो हमने कहा था कि भाई जब जेंडर डिसाइड होता है, चाहे जो बेबी है वो गर्ल होगा या बॉय होगी, जब ये जेंडर डिसाइड होता है तो इस जेंडर डिसीजन में कभी भी मदर का कोई भी रोल नहीं होता है। हमेशा किसका रोल होगा, ओनली फादर का रोल होगा। क्यों होगा, तो जब ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमेशा क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं, और वही क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेंस के लिए। फाइन, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो एक पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं दैट आर इन पेयर्स। 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और वो हमेशा किस में होते हैं, वो हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है, पेयर के अंदर होते हैं।
अगर हम बात करें मेल और फीमेल की, तो 22 क्रोमोसोम्स जो होंगे वो हमेशा सिमिलर होंगे दोनों के अंदर, सिमिलर इन मेल एंड फीमेल, सिमिलर इन मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल के अंदर दोनों में क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होंगे ये जो क्रोमोसोम्स है वो। लेकिन जो एक क्रोमोसोम होता है वहां पर सारी की सारी कहानी जो है वो पलट जाती है, वहीं पर आ जाता है एक छोटा सा ट्विस्ट। और ये ट्विस्ट क्या आता है, तो ये ट्विस्ट हमको ये बताता है कि जो गांव के लोग ये सोचते हैं कि लड़की हुई है, इसका मतलब जो मदर है उसको हम परेशान करेंगे या उसको हम टॉर्चर करेंगे बिकॉज उसने लड़की को पैदा किया है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि गर्ल जो होती है या जो लेडीज होती है वो कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है बेबी के जेंडर के लिए। हमेशा जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है फादर, हमेशा बेबी के जेंडर के लिए फादर रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज जो एक क्रोमोसोम है उस एक क्रोमोसोम में क्या होगा, जो मदर है उसमें तो क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होंगे, ये मदर के होंगे। और जो फादर है, फादर के अंदर क्या होगा, XY क्रोमोसोम्स होंगे, फादर में क्या होगा, XY क्रोमोसोम्स होंगे। और हमने मेंडल का एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पर देखो इन जीन्स को क्या कर दिया गया है, सेग्रीगेट कर देना है। यहाँ पर क्या करना है, इन जीन्स को सेग्रीगेट कर देना है, एक होगा X एक होगा Y, यहाँ पर एक होगा X और यहाँ पे एक होगा X। अब क्या करें, अब इनका क्रॉस करवाना है। तो जब इनका क्रॉस करवाया जाएगा तो यहाँ देखो XX मतलब डॉटर, यहाँ पे देखो XX मतलब क्या है, डॉटर, या XY मतलब है सन, या XY मतलब है सन। दैट मीन्स कि 50% चांसेस होते हैं सन होने के और 50% चांसेस होते हैं डॉटर होने के। बट द थिंग इज कि मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द बेबी, बिकॉज वो दोनों ही केसेस में क्या करती है, ओनली X क्रोमोसोम ही देती है। वो बॉय के सिचुएशन में भी X क्रोमोसोम देगी, गर्ल की सिचुएशन में भी क्या कर रही है, ओनली X क्रोमोसोम दे रही है। दैट मीन्स कि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होता है, वो होता है ये फादर। क्यों होता है, बिकॉज बॉय के केस में ये क्या देता है, बॉय के केस में ये देता है हमारा Y क्रोमोसोम, और गर्ल के केस में क्या देता है, गर्ल के केस में ये X क्रोमोसोम देता है। दैट मीन्स कि अगर किसी मेल ने X क्रोमोसोम दिया है वेटिंग के टाइम पे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पर हो जाएगी गर्ल चाइल्ड। लेकिन अगर उसने Y क्रोमोसोम दे दिया है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा एक बॉय चाइल्ड। लेकिन दोनों के ही लिए अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होता है, फादर होता है। और बेसिक वे में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि इसमें रिस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं होता है, बिकॉज ये सारी चीजें किसी भी ह्यूमन बीइंग के हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सुपरनैचुरल पावर की जरूरत पड़ेगी अगर इनको हाथ में लेना है तो यहाँ हाथ में लेने वाला ऐसा कोई सीन है नहीं, ठीक है। ना फादर को पता होता है ना मदर को पता होता है कि क्या होने वाला है, वो तो ठीक है, सडन है, ये चीजें अपने आप होती है, तो इसमें किसी का भी कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो किसी को ऐसे ब्लेम भी नहीं करना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, व्हाट डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब ये इवोल्यूशन की प्रोसेस के लिए आपको क्या बताते हैं। सी फॉसिल्स क्या होते हैं, तो हमको पता है कि जब बहुत साल के पहले जब धरती के ऊपर क्या था, ओनली पेड़ पौधे थे। तब क्या हुआ, जब पेड़ पौधों की डेथ होती गई, कोई पेड़ पौधे गिरे, पेड़ पत्तियां गिरी, फ्रूट्स गिरे, बहुत सारी चीजें गिरी, कई बार होता है पेड़ ही सारे के सारे गिर गए। तो वहां पे क्या हुआ, सबके सब कहाँ जाके दब गए, जमीन के अंदर दब गए। उसके ऊपर क्या आ गया, सॉइल की लेयर आ गई, ठीक है। उसके ऊपर क्या आया, सॉइल की लेयर आ गई। और उस सॉइल की लेयर के बाद देखो क्या आएगा, सॉइल की लेयर के बाद अगर हम देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म आ गए। लाइक देखो यहाँ पे डायनासोर्स आ गए हैं, फिर क्या आएगा, फिर हॉर्स जैसे कोई स्ट्रक्चर आ जाएगा, फिर और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सबके सब वहां पे क्या होते गए, बरी होते गए जमीन के अंदर, सबके सब क्या हो गए, दबते गए। सी यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन था, एक्वाटिक एनिमल्स थे, कुछ डायनासोर्स जैसा स्ट्रक्चर था। जब ये जमीन के अंदर गए, जमीन के अंदर जब इसकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये सब जमीन के अंदर दब गए। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म दबते गए, ऊपर सॉइल की लेयर आई, फिर ऑर्गेनिज्म दबे, फिर सॉइल की लेयर आई, फिर और ऑर्गेनिज्म दबे, फिर और सॉइल की लेयर आई। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से सबके सब जो लिविंग मैटर था वो किसमें कन्वर्ट होता चला गया, वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होता चला गया, फॉसिल्स के अंदर कन्वर्ट होने लग गया, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो गया, फॉसिल्स के अंदर। जनरली अगर हम फॉसिल्स की बात करें तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि एक तरह का कोई पत्थर जैसा स्ट्रक्चर निकलता है और उसके ऊपर क्या होता है, कुछ हड्डियों का स्ट्रक्चर जैसा कुछ बना होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है देखो जो कि दबा था जमीन के अंदर और उसकी हड्डियां ही मिली है, पूरा का पूरा वो ढांचा बन चुका है उसकी बॉडी का,
लेकिन उसके ऊपर सिर्फ मास नहीं, ओनली क्या है, स्केलेटल सिस्टम है उसका, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं फॉसिल्स। फाइन। और ये फॉसिल्स जो है ये हमें इवोल्यूशन के बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं, वरना हमको कैसे पता चलता कि हम तो चिंपैंजी से आए हैं, या चिंपैंजी और ह्यूमन बीइंग के जो एंसेस्टर्स है वो बिल्कुल सिमिलर है, ये हमको कैसे पता चलता? तो ये हमको पता चला है फॉसिल फ्यूल की वजह से, फॉसिल्स की वजह से, फॉसिल फ्यूल नहीं, ओनली फॉसिल्स की वजह से पता चला है। फॉसिल्स की वजह से कैसे पता चला? तो जो फॉसिल्स होते हैं जनरली जब उनकी स्टडी की जाती है तो ये देखा जाता है कि ये किससे मैच कर रहे हैं, फिर जो ऑर्गेनिज्म है उनके एंसेस्टर्स के बारे में थोड़ा सा प्रेडिक्शन की जाती है, और तब जाके पता चलता है फाइनली कि बहुत सारी रिसर्च के बाद पता चलता है कि अच्छा हाँ ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है ये उसका रिजल्ट है, ठीक है, या कोई एक पर्टिकुलर पहले का कोई ऑर्गेनिज्म था, वो कौन है, इसका एंसेस्टर्स है। तो ऐसी सारी चीजें जो होती है वो किसकी वजह से पता चलती है, फॉसिल की वजह से पता चलती है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन होता है इसको एक्सप्लेन करने में भी फॉसिल्स जो है हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। चलो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे आ जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर इनहेरिटेड एंड द वंस दैट आर एक्वायर्ड इन ह्यूमंस, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन द इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स। अब देखो एक एक एग्जांपल आपको देना है किसका, इनहेरिटेंस का, इनहेरिटेड ट्रेट्स का और एक्वायर्ड ट्रेट्स। अब बेसिकली एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है? इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब होता है कि जो कि हमें हेरिडिटी से मिला है, जो सारी चीजें अगर हमको विरासत में मिली है तो हम उनको क्या कहेंगे, इनहेरिटेड ट्रेट है। अब अगर मैं आपको बोलूँ तो आप कहेंगे कि मैम ठीक है मेरे ना जो हेयर कलर है, हेयर कलर जो है वो किससे मैच कर रहा है, मेरे फादर से मैच कर रहा है, ठीक है, हेयर कलर किससे मैच कर रहा है, फादर से मैच कर रहा है। अगर हम कह दें कि भाई आपका जो स्किन कलर है, कई बार होता है हम किसी को बोलते हैं कि अरे वाह आप तो बहुत फेयर हो, तो वो बोलते हैं कि अच्छा मेरी मम्मी जो थी वो भी बहुत फेयर थी, दैट इज वाई मैं भी फेयर हूँ। या हम बोलते हैं बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो वो कैसे क्या कहते हैं कि भाई मेरी नानी के बालों की ग्रोथ अच्छी थी या मेरी मदर के बालों की ग्रोथ अच्छी है, दैट इज वाई मेरे भी बालों की ग्रोथ अच्छी है। तो ये सब क्या होता है, ये इनहेरिटेंस के अंदर आता है। अगर हम स्किन कलर बात कर ले, हेयर कलर, आई कलर की बात कर ले, तो ये कहाँ से आता है, मदर और फादर से आता है, ठीक है। अगर मैं स्किन के टेक्सचर की बात कर लूँ तब भी कई बार होता है कि वो मदर या फादर में से किसी से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। लेकिन अगर हम एक्वायर्ड ट्रेट की बात कर ले तो एक्वायर्ड ट्रेट हमको पता है कि अगर कोई पर्सन है जिसको कोई काम बहुत अच्छे से आता है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उसकी जो आगे आने वाली प्रोजिनी होगी उसको भी ये सारी चीजें मिल जाएगी विरासत के अंदर, बिकॉज उससे जीन के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। तो एक ऐसा ट्रेट जो आप अपनी लाइफ टाइम के अंदर सीखते हो। अब कोई शेफ है अगर, तो वो बचपन से ही तो शेफ नहीं था, पैदा होते से ही तो उसको खाना बनाना नहीं आता था। उसने क्या किया, धीरे धीरे उसके अंदर पढ़ना शुरू किया, उसकी स्टडी करना शुरू किया, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू की, तब जाके वो क्या बना, शेफ बना। तो ये ट्रेट कौन सा है, ये एक्वायर्ड ट्रेट है, ये ना मदर से मिला है ना ही ये फादर से मिला है। अच्छा, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, अब वो सेलिब्रिटीज जो है क्या वो डायरेक्ट बन गए सेलिब्रिटीज, क्या एक्टिंग उनको डायरेक्टली आती थी, बचपन से ही आती थी, जन्म से ही आती थी, या डांस उनको जन्म से ही आता था? तो बिल्कुल नहीं, ना ही उनको डांस जन्म से आता था और ना ही उनको जो एक्टिंग थी वो पैदा होते ही आ गई थी। लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम लगा, उन्होंने क्या किया, उस चीज को एक्वायर किया, उस चीज को उन्होंने बहुत ज्यादा सीखा, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं। कई बार होता है कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो ना मदर से मैच कर रहा है ना फादर से मैच कर रहा है, तो वो बिहेवियर भी कहाँ से आता है, हमारे सराउंडिंग से आता है। मतलब कि ये सारी चीजें क्या होती है, एक्वायर्ड ट्रेट होती है। अब इन जनरल अगर सपोज कोई ऐसा पर्सन है जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है और काम करते करते उस पर्सन में क्या हो गया, हाथ कट गया या उसका पैर कट गया, तो क्या उसकी आगे आने वाली जो प्रोजिनी होगी उसके अंदर भी हाथ और पैर कटे हुए होंगे? नहीं होंगे भाई, बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज ये इनहेरिटेंस में नहीं आता है, ये जीन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा है। अगर कोई ऐसा चेंज जो जीन के अंदर चेंज कर दे तब तो क्या होगा कि वो नेक्स्ट प्रोजिनी के अंदर वेरिएशन की फॉर्म में आएगा, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितने भी ट्रेट्स आते हैं मदर और फादर से, उनको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिनको हम खुद एक्वायर करते हैं लाइफ टाइम के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं। और एक्वायर्ड ट्रेट कभी भी अपने आगे आने वाली प्रोजिनी के अंदर ट्रांसफर नहीं होते हैं, क्योंकि वो जीन में चेंजेस नहीं करते हैं। और अगर जीन में चेंजेस नहीं होगा इसका मतलब वो जीन आगे कहीं नहीं जाएगा और कोई भी वेरिएशन पैदा नहीं कर सकता। फाइन, चलो उसके अलावा मेंशन द डिफरेंस बिटवीन द इनहेरिटेंस एंड द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एज आई टोल्ड यू कि अगर डिफरेंस क्या हो सकता है, तो फर्स्ट थिंग इज कि जो एक्वायर्ड ट्रेट होता है वो हम सराउंडिंग से एक्वायर करते हैं, वो लाइफ टाइम के अंदर हम उसको
सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, तब वो एक्वायर्ड ट्रेट होता है। अगर हम कह दें कि नहीं हमें तो वो विरासत में मिला है, अपने पेरेंट्स से मिला है, तब हम क्या कहेंगे, उसको इनहेरिटेड ट्रेट्स कहेंगे। फाइन। तो ऐसा कोई चेंज जो कि आपके जीन में हो जाता है तो वो तो किस में आएगा, वो आएगा इनहेरिटेंस के अंदर, इनहेरिटेड ट्रेट्स में आएगा। बिकॉज जब जीन में चेंज हो चुका है तो वो नेक्स्ट प्रोजेनी में भी चेंज होगा। लेकिन जब तक जीन में चेंज नहीं होगा तब तक वो एक्वायर्ड ट्रेट ही कहलाएगा, बिकॉज वो इंडिविजुअल तक रहेगा, वो उसके आगे जो है वो ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखो ज्यादा क्वेश्चंस को देख के ऐसे घबराना नहीं है कि अरे ये क्वेश्चन हमने कहीं देखा ही नहीं। सारे क्वेश्चंस आपने देखे हुए हैं, सारे क्वेश्चंस आपने पढ़े हुए हैं और आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको आंसर कैसे करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन बीइंग्स हु लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर in terms of color, size and looks are said to belong to the same species. Why? Just is your answer. क्या बोल रहा है? तो इस बार इसने किसके बारे में पूछा है, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पूछा है। ह्यूमन बीइंग्स के बारे में इसने क्या पूछा है कि भाई जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं दे लुक सो डिफरेंट। अब पर्सन टू पर्सन जो होता है वो लुक वेरी करता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई कैसा है, कोई साइज में डिफरेंट है, कोई लुक्स में डिफरेंट है, कोई ज्यादा स्मार्ट लगता है, कोई नॉर्मल लग रहा है, कोई गांव का हमें लगता है, कोई लगता है बहुत शहरी बाबू है, कोई हमको लगता है कि अरे वाह इतनी अच्छी बहुत लंबी चौड़ी हाइट है इसकी, तो इतनी अच्छी खासी बॉडी है। कुछ ऐसे लगता है कि बहुत पतले से है, थोड़ा सा उनको मोटापे की जरूरत, थोड़ा सा एटलीस्ट हो जाए तो अच्छे लगेंगे। फिर लगता है कि अरे यार इसके तो बाल बिल्कुल अच्छे नहीं, फिर लगता है कि नहीं इसके तो बाल बहुत अच्छे। तो ये जितने ज्यादा वेरिएशन है हमारी बॉडी के अंदर, इतने ज्यादा वेरिएशन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, फिर भी हम सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। वाई? क्यों सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं? भाई इतने ज्यादा वेरिएशंस की वजह से तो हमको डिफरेंट स्पीशीज में डाल देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सेम स्पीशीज में हैं। क्यों है ऐसा? क्या है हमारे अंदर ऐसा जिससे कि हम सेम स्पीशीज में हैं? तो देखो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो एक साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दोनों एक साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। प्लस उनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, उसके अलावा डीएनए जो है, डीएनए स्टडी देखो, डीएनए की जब स्टडी की गई तो पता चला कि डीएनए की जो स्टडीज है उनकी वजह से भी पता चलता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो बिल्कुल सेम स्पीशीज के होते हैं। वो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर नहीं जा सकते, उनको हम डिफरेंट स्पीशीज के अंदर नहीं रख सकते, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ह्यूमन जो है वो ह्यूमन बीइंग्स की कैटेगरी में ही आएगा, भले ही कितना ही डिफरेंट नजर आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो वो बिल्कुल सबका सिमिलर होता है। अब अगर चाहे आप अमेरिकन की बात कर लो, चाहे आप जापानीज की बात कर लो, चाहे आप इटालियंस की बात कर लो, और चाहे हमारे इंडियंस की बात कर लो, सबके अंदर अगर हम देखेंगे तो बेसिकली जो डीएनए की स्टडी होती है सिमिलर होती है, डीएनए बिल्कुल सिमिलर नजर आता है। उसके अलावा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सिमिलर होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी। रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो भी सबके अंदर सिमिलर है। मेल और फीमेल, चाहे इटालियन हो, जापानीज हो, कहीं से भी हो, लेकिन मेल फीमेल जो है उनकी मेटिंग हो सकती है और उनसे रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है। So these are the similarities जिनकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर नहीं बांटा गया है। एंड वन मोर थिंग, एक और ऐसी सिमिलैरिटी होती है, और वो क्या होती है, तो ह्यूमन बीइंग्स के एंसेस्टर्स जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। अब एंसेस्टर्स अगर सिमिलर है तो डेफिनेट सी बात है कि ह्यूमन बीइंग्स तो बिल्कुल सिमिलर होने ही है, चाहे वो लुक्स में कितने ही डिफरेंट क्यों नहीं हो जाए। फाइन, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with the help of suitable examples explain natural selection। नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन करना है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, हम बहुत बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और सिंपल सी चीज है, जहां नाम आ रहा है नेचुरल सिलेक्शन, मतलब कि नेचर ने सेलेक्ट किया है हमें, तभी हम यहाँ पर है। अगर नेचर हमको सेलेक्ट नहीं करेगा तो हम यहाँ पर नहीं रह सकते, हम अर्थ के ऊपर सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिकॉज नेचर ही हमें सेलेक्ट नहीं कर रहा है। अब नेचुरल सिलेक्शन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल कौन सा था, तो वो डार्विन ने दिया था। डार्विन ने ही इवोल्यूशन की थ्योरी दी है, और डार्विन ने ही आपको एक नेचुरल सिलेक्शन नाम की चीज बताई थी, जिसके अंदर हम बात करते हैं डार्विन की इन फिंच की। ठीक है, तो ये जो एंसेस्टर फिंच है, बेसिकली हुआ क्या था कि ये जो फिंच थे ये डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर चले गए थे, किसी रीजन से ये अलग हो गए सारे के सारे, लेकिन यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन हुआ, और उस नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जहां जहां पर ये फिंच गए थे वहां पर भी इन्होंने सर्वाइव कर लिया, और सर्वाइवल के बाद में एक नई स्पीशीज की तरह कन्वर्ट हो गए।
लेकिन अभी भी है तो वो फिंच ही। देखो बेसिकली हुआ क्या, जब वो किसी सर्टेन सिचुएशंस की वजह से सेपरेट हो गए थे तो उनके सेपरेशन की वजह से इनकी जो फूड हैबिट्स थी वो डिफरेंट हो गई। कहीं पर किसी को इंसेक्ट्स खाने को मिले, कहीं पर किसी को ग्रेन्स खाने को मिले, कहीं पर किसी को कुछ और खाने को मिला, तो उनकी वजह से इनकी जो बीक थी उनके अंदर चेंजेस हो गए। अब बीक में कैसे चेंज हो, देखो फर्स्ट थिंग क्या है, जब इंसेक्ट को खाने को मिला तो बीक जो थी वो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन चुकी थी, ठीक है। और जब वुड पैकर टाइप इंसेक्ट ईटिंग हुई, वुड पैकर की तरह जब इंसेक्ट की ईटिंग किया गया तो देखो कितनी ब्रॉड जो है वो उसकी ये बीक बन चुकी है। नेक्स्ट अगर हमने देखा सीड जब खाते हैं, सीड खाया तो देखो किस तरह की इस टाइप की कुछ जो बीक है वो बन चुकी है। फाइन, तो ये फिंच ने क्या किया, डिफरेंट प्लेसेस पर जो फिंच पहुंच गए थे उनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग, भाई जहां पर उनको जो खाने को मिला उसके अकॉर्डिंग जो उनकी बीक थी वो ऑलरेडी अडेप्ट हो गई और उस नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या हुआ, ये सर्वाइव कर गए बिकॉज इनके जीन में चेंज हो गया। अगर इनके जीन में चेंज नहीं होता तो क्या होता, आज भी इनकी फिंच इस तरह की, इनकी जो बीक थी वो इस तरह की होती। और जो ऐसी बीक है, जब ये जो बीक है ये इस तरह की है, सेम है, तो हो सकता है कि वो उससे सीड्स को नहीं खा पाते या हो सकता है कि वो उससे इंसेक्ट्स को नहीं खा पाते। तो क्या होता कि ये जो फिंच है ये सर्वाइव ही नहीं कर पाते, लेकिन ये सर्वाइव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ओनली। फाइन, उसके अलावा एक एग्जांपल हमें ऑलरेडी पता है बीटल का। बीटल कौन थे, बहुत सारे बीटल्स ऐसे थे, रेड कलर के बीटल्स थे जो ग्रीन लीव्स के ऊपर रहते थे। फाइन, लेकिन वहां पर क्या हुआ, बहुत सारे क्रो आए और क्रो को क्या लगा कि अरे वाह ये तो बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर बेरीज लग रही है। अब वो बेरीज जो लग रही थी इनको, तो उनको बहुत टेस्टी सी लगी, तो वो जाके उनको खाने लग गए। फाइन, जब वो उनको खाने लगे तो इन बीटल्स में से एक बीटल ऐसा था जो किसी रीजन से उसका कलर चेंज हो गया। कई बार होता है कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो नई प्रोजेनी आती है उनके अंदर ऑटोमेटिकली खुद ही कुछ वेरिएशंस हो जाते हैं, तो इसमें भी क्या हो गया, वेरिएशन हुआ और जो एक बीटल बना वो कैसा बना, देखो ग्रीन कलर का बीटल बना। फाइन, अब ये जो ग्रीन कलर का बीटल है ये क्या करेगा, फिर इन रेड बीटल्स के साथ में रिप्रोडक्शन करेगा और उस रिप्रोडक्शन के बाद में क्या होगा, रिप्रोडक्शन के बाद में धीरे धीरे देखो बहुत सारे ग्रीन बीटल्स जो है वो बनने लग जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जो रेड बीटल्स है उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है बिकॉज क्रो क्या कर रहे हैं, उनको खा रहे हैं। और जब क्रो उनको कंटिन्यूअसली खाए जा रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, रेड बीटल्स की क्वांटिटी कम हो रही है। अगर ये ग्रीन कलर के बीटल्स नहीं होते, जो यहाँ हमें ग्रीन कलर के बीटल्स नजर आ रहे हैं, अगर ये नहीं होते तो मुझे लगता है बीटल्स की जो स्पीशीज है वो खत्म ही हो जाती। क्यों, क्योंकि जो ग्रीन कलर के बीटल्स थे वो ग्रीन लीव्स के ऊपर उन क्रोज को दिखाई नहीं दे रहे थे, तो क्रोज उनको खा ही नहीं पा रहा था। जब रेड कलर के बीटल नजर आते तो क्रो उनको खा जाता, लेकिन जब ग्रीन कलर के बीटल्स बाहर आते तो क्रो उनको नहीं खा पाता बिकॉज उसको पता ही नहीं चलता कि ये बीटल है यहाँ पर। दैट इज वाई जो ग्रीन बीटल थे वो सर्वाइव कर गए और जो रेड बीटल्स थे वो पूरे ही खत्म हो गए। लेकिन अगर सोचो ये वेरिएशन नहीं आता तो नेचर इनको सेलेक्ट नहीं करता और ये सर्वाइव नहीं कर पाते, बीटल्स की पूरी स्पीशीज वहां पर खत्म हो जाती बिकॉज उन्होंने अपने आप में चेंजेस नहीं किए। तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो बीटल्स है वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। फाइन, चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगेन किसके बारे में है, होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में। एंड वी नो वेरी वेल कि हमने एनालॉगस के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, अब हमको पढ़ना है होमोलोगस। तो हमने होमोलोगस के बारे में कुछ बात की थी और हमको पता है कि एनालॉगस से बिल्कुल डिफरेंट कौन होता है, होमोलोगस होता है। एनालॉगस के अंदर हमने क्या कहा था कि जो स्ट्रक्चर और ओरिजिन है दैट विल बी डिफरेंट, लेकिन जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स की, तो होमोलोगस ऑर्गन्स के अंदर क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर एंड जो ओरिजिन है, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन जो है वो बिल्कुल इनका सेम रहेगा, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन विल बी सेम। लेकिन अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की तो फंक्शंस विल बी डिफरेंट, फंक्शंस विल बी डिफरेंट। फाइन, चलो फंक्शंस क्या होंगे, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे और जो स्ट्रक्चर ओरिजिन होगा वो बिल्कुल वहां पर सेम रहेगा। यहां देख ले इनका एक बार स्ट्रक्चर देखो, क्या ये आपको सिमिलर नजर आ रहा है। इवन हमारे ह्यूमन का ये हैंड देखो, ह्यूमन के हैंड में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती है एक बोन, यहाँ पर होती है 2 बोन्स, ठीक है। रेडियस अल्ना नाम सुना होगा, 2 बोन्स होती है। देन यहाँ अगर आगे की तरफ आते हो तो यहाँ पर देखो कुछ सेपरेशन लगता है, हाथ लगा के एक बार अगर चेक करेंगे तो कुछ सेपरेशन लगता है। देन यहाँ पर बहुत सारे जॉइंट से फिंगर्स बनी होती है, तो वही चीज यहाँ पर है। देखो ये हमारी एक मेन बोन जो यहाँ की है, फिर ये रेडियस अल्ना हो गई, फिर यहाँ पे ये जो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स है, देन हमारी फिंगर्स है जो जॉइंटेड कुछ बोन्स से मिलके बनी है। वही सेम स्ट्रक्चर देखो यहाँ इस डॉग का भी आ रहा है, वही सेम स्ट्रक्चर जो इस बर्ड का भी है, वही सेम स्ट्रक्चर किसका है, वेल का भी है। बट क्या आपको पता है कि इन सबका फंक्शन डिफरेंट है।
भाई हमारा हाथ किस में काम में आता है, हमारा हाथ जो है किसी चीज को ग्रैब करने में काम में आता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम डॉग की बात कर ले तो ये उसको चलने में हेल्प करता है, बर्ड की बात कर ले उड़ने में हेल्प करता है, और व्हेल की बात करें तो वो तैरने में हेल्प करता है। फाइन, लेकिन देखो फंक्शन भले कितना ही डिफरेंट है बट स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट इनका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सिमिलर नजर आ रहा है। तो दीज आर होमोलॉगस ऑर्गन्स। सो आई होप कि ये चीज क्लियर होगी कि एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं और होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। चलो अब देखो, कैन द विंग ऑफ अ बटरफ्लाई एंड अ विंग ऑफ अ बैट बी रिगार्डेड एज होमोलॉगस? व्हाई? अगर हम बात करें बटरफ्लाई के विंग की और एक बैट के विंग की, ठीक है, तो बटरफ्लाई और जो बैट का विंग होता है दोनों का अगर आप देखोगे तो दोनों का फंक्शन तो बिल्कुल सिमिलर है। फंक्शन दोनों का बिल्कुल सिमिलर होता है। फंक्शन क्या होता है कि भाई दोनों को क्या करना है, उड़ने में हेल्प करनी है। लेकिन बटरफ्लाई का जो विंग होता है वो बहुत डेलिकेट सा होता है, और वही अगर हम बैट के विंग की बात कर ले तो वो बहुत ब्रॉड सा होता है, डिफरेंट सा होता है। तो इनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट है। फंक्शन दोनों का सिमिलर है, तो क्या ये होमोलॉगस ऑर्गन्स की कैटेगरी में आते हैं? तो बिल्कुल नहीं। होमोलॉगस ऑर्गन्स की कैटेगरी में सिर्फ वही आते हैं जिनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन बिल्कुल सिमिलर आता है, लेकिन फंक्शंस विल बी डिफरेंट। बट यहाँ अगर हम बात करें तो थोड़ा अपोजिट है, और इस अपोजिशन की वजह से हम क्या कहेंगे कि जो बैट और बटरफ्लाई का विंग है, दीज आर एनालॉगस ऑर्गन्स, नॉट होमोलॉगस ऑर्गन्स। फाइन, चलो सो आई होप कि अब ये क्लियर हो गया कि होमोलॉगस और एनालॉगस क्या होता है, दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है। तो अब आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आपको बड़ा सा लग रहा होगा, तो इस बड़े क्वेश्चन को देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है कौन करेगा, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सी अ ब्लू कलर फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय बीबी, कैपिटल बी से कौन डिनोट हो रहा है? कैपिटल बी से हो रहा है ब्लू कलर। इज क्रॉस ब्रेड विद दैट ऑफ व्हाइट कलर फ्लावर, व्हाइट कलर फ्लावर जिसको हमने क्या नाम दिया? स्मॉल बी। एंड आई होप कि आपको पता है ये स्मॉल और कैपिटल का क्या सीन है। जो कैपिटल है वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट ट्रेट है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जो पास वाला होगा उसको बिल्कुल भी वो रिप्रेजेंट नहीं होने देगा। लेकिन अगर हम बात करें स्मॉल बी की, तो स्मॉल बी जो है वो एक रिसेसिव ट्रेट है। नोबिता और डोरेमोन की बात आई होप कि आपको याद होगी, नोबिता और जियान के बारे में पता होगा कि जियान जो होता है वो डोमिनेंट होता है, लेकिन नोबिता क्या है? रिसेसिव है। तो यहाँ पर भी देख लो, ये जो बड़ा सा है मोटू सा, ये कौन है? ये है जियान। ये कौन है? ये है जियान। और ये कौन है? ये छोटू सा जो है ये है हमारा नोबिता। बहुत डरा हुआ सा है ये नोबिता। चलो ठीक है, अब आई होप कि क्लियर होगा कौन अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा और कौन अपने आप को रिप्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब इन दोनों का क्या करवाया गया? इन दोनों का क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई। क्रॉस ब्रीडिंग के बाद में हमें कुछ आंसर्स देने हैं कि भाई जब आपने क्रॉस ब्रीडिंग करवा ली है तो अब इनका आंसर बता दो। तो क्रॉस ब्रीडिंग में देखो उसके बाद क्या पूछा है? स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर यू वुड एक्सपेक्ट इन देयर F1 जनरेशन प्लांट। F1 जनरेशन प्लांट के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई कौन सा कलर होने वाला है फ्लावर का? विल इट बी ब्लू और व्हाइट? अब अगर कैपिटल बी आएगा जीनोटाइप के अंदर तो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। लेकिन वही अगर फिनोटाइप के जीनोटाइप के अंदर आपका स्मॉल बी आ जाए दोनों ही, तो क्या होगा? व्हाइट कलर के फ्लावर्स हो जाएंगे। तो वही हमको बताने हैं कि कौन सा फ्लावर हमको मिलने वाला है। तो अगर हम ओनली F1 जनरेशन की अगर बात करें तो सी जो फर्स्ट हमारा होता है वो फर्स्ट में हम क्या करते हैं? कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। यहाँ पे इनका क्या करवा दे? क्रॉस करवा दे। एंड वी नो वेरी वेल, मेंडल का एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो वी हैव टू सेग्रीगेट द जीन्स। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? जीन्स को सेग्रीगेट कर दिया है। कैपिटल बी डिफरेंट हो गए, स्मॉल बी भी क्या हो गए? सेपरेट हो चुके हैं। फाइन, अब इनका करवा दे हम क्रॉस। तो जब इनका क्रॉस करवाया जाएगा तो ये हो जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। अब देखो सारे ही जो प्लांट्स होंगे वो कौन से कलर के होंगे? तो वी नो वेरी वेल कि जो डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट क्या करेगा? रिसेसिव वाले को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, वो अपने आप को ही एक्सप्रेस करेगा, वो रिसेसिव वाले को बिल्कुल दिखने ही नहीं देगा। भले ही जीनोटाइप में रिसेसिव वाला भी है, डोमिनेंट वाला भी है, लेकिन जो फिनोटाइप होगा यानी जो अपीयरेंस होगा, जो लुक होगा, वो हमेशा क्या होगा? वो डोमिनेंट वाले का होगा। तो यहाँ पर एक बार देख ले कि भाई कैपिटल बी देखो सबके अंदर आ रहा है। दैट मीन्स कि जो कलर होगा फ्लावर का वो कौन सा होगा? सारे ही प्लांट्स के अंदर द कलर ऑफ फ्लावर विल बी ब्लू, ठीक है। सारे ही प्लांट्स के अंदर क्या होगा? कलर ऑफ फ्लावर क्या हो जाएगा? हमेशा ब्लू रहेगा। भले ही जीनोटाइप के अंदर स्मॉल बी भी प्रेजेंट है, लेकिन फिनोटाइप हमेशा क्या होगा? ब्लू कलर होगा, ठीक है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ब्लू कलर। सारे फ्लावर्स कैसे होंगे, ब्लू कलर के होंगे। किसमें, F1 जनरेशन में। दिस विल बी F1 जनरेशन। अब उसके बाद क्या होता है, इस F1 जनरेशन के ही प्लांट्स को लेकर क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है, देन अगेन चेक किया जाता है, दैट विल बी योर F2 जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ एक बार, देखो यहाँ देखो, सबसे पहले इन्होंने इनकी ब्रीडिंग करवाई, तो यहाँ पर देखो सारे क्या हुए, ब्लू फ्लावर ब्लू फ्लावर ब्लू फ्लावर ब्लू फ्लावर, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। तो F1 जनरेशन के अंदर देखो 100% प्लांट कैसे आए, ब्लू कलर के आए। अब क्या हुआ, इन्हीं को लिया गया और इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई, तो इनको सेग्रीगेट किया गया, सेग्रीगेशन के बाद में इनकी ब्रीडिंग करवाई, तो उसके बाद क्या मिला, देखो एक कैपिटल बी मिला, एक कैपिटल बी स्मॉल बी मिला, एक कैपिटल बी स्मॉल बी मिला और एक स्मॉल बी मिला। तो जो स्मॉल बी वाला है, दोनों ही क्या हो गए, व्हाइट फ्लावर वाला है, बिल्कुल रिसेसिव ट्रेट है। तो अब क्या होगा, जो फ्लावर्स होंगे उस प्लांट के, वो कैसे होंगे, वो व्हाइट कलर के होंगे, और बाकी सबके अंदर क्या होंगे, ब्लू कलर के फ्लावर्स होंगे। ठीक है, तो बाकी सबके अंदर क्या है, ब्लू कलर के फ्लावर्स, व्हाइट कलर के फ्लावर्स के लिए सिर्फ एक प्लांट आया। तो अगर मैं इसकी परसेंटेज की बात करूं, तो जो ब्लू कलर फ्लावर वाला प्लांट होगा वो 75% होंगे, और जो व्हाइट कलर फ्लावर वाले प्लांट होंगे वो होंगे ओनली 25%। फाइन, ओनली 25% होंगे। ठीक है, आई होप की चीज क्लियर है। अब आ जाओ वापस से क्वेश्चंस पे। सेकेंड क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, देखो, व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर प्लांट्स in F2 generation if flowers of F1 plants are self pollinated। जो F1 जनरेशन के प्लांट्स है, जब उनका सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो हमें ये बताना है कि भाई व्हाइट फ्लावर का परसेंटेज क्या होगा इन F2 जनरेशन। तो हमने देखो अभी F2 जनरेशन फाइंड आउट की है, दैट विल बी योर F2 जनरेशन। तो इस F2 जनरेशन में व्हाइट कलर के जो फ्लावर है उनका परसेंटेज कितना है, दैट इज ओनली 25%। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमको क्या मिला, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हमको मिला है 25%। 25% विल बी द आंसर, इसका आंसर था ब्लू। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ जीनोटाइप्स कैपिटल बी एंड स्मॉल बी इन द F2 जनरेशन। तो एक्सपेक्टेड रेशियो क्या होगा, देखो स्मॉल बी का तो पूछा ही नहीं है, कैपिटल बी कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी, एक ये भी है और एक ये भी, मतलब कि क्या आ रहा है, 2। तो यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो विल बी 1:2, रेशियो विल बी 1:2। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म इवोल्यूशन। डिफाइन किसको करना है, इवोल्यूशन को डिफाइन करना है, एंड इवोल्यूशन कैन नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सबसे पहले तो ये कि इवोल्यूशन क्या होता है, तो इवोल्यूशन का मतलब हमको पता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर हमेशा जब रिप्रोडक्शन होगा तो कुछ कैरेक्टर्स कहाँ से आएंगे, मेल से आएंगे, कुछ कैरेक्टर आएंगे फीमेल से, मतलब दोनों से एक डीएनए है जो कॉपी होकर आएगा। उस डीएनए कॉपी के टाइम पे क्या होगा, उसके अंदर कुछ वेरिएशन हो जाएगा, कुछ एरर आ जाएगा, और उस एरर का ही रिजल्ट क्या होता है, वेरिएशन होता है। प्लस दोनों ही डीएनए जब मिल जाएंगे, जब दोनों को मिक्स किया जाएगा, तो उस मिक्सिंग के टाइम पर भी जो डीएनए है वो चेंज हो जाएगा, और काफी कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो ना मदर से मैच करेंगे ना ही फादर से मैच करेंगे। तो वो जो नए टाइप का डीएनए है, उससे जो नई प्रोजेनी बनेगी, उसके अंदर पेरेंट्स से तो कुछ कैरेक्टर्स आए हैं, मदर से भी मिला है, कुछ फादर से मिला है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो है वो उसके खुद के हैं, वो वेरिएशन की वजह से आए हैं। जब नेक्स्ट जनरेशन में अगेन कुछ वेरिएशन होगा, फिर अगेन कुछ वेरिएशन होगा, तो ये वेरिएशन का प्रोसेस चलता रहेगा ओवर जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन जब सारे ही वेरिएशंस अक्युमुलेट हो जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, एक नई स्पीशीज का बॉर्न हो जाएगा। अब चिंपैंजीज जो थे, उन्होंने रात में ये नहीं सोचा था कि हाँ हम सुबह उठेंगे तो हम एक नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो रात में सोए सुबह उठे तो एक नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो गए। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ था। यहाँ पर चिंपैंजीज का क्या होता गया, कंटिन्यूअसली रिप्रोडक्शन होता गया, तो हर बार जो प्रोजेनी बनी उसके अंदर कोई ना कोई वेरिएशन जरूर था, कोई ना कोई एरर जरूर था। तो उस वेरिएशन का ही रिजल्ट क्या है, उस वेरिएशन का रिजल्ट है आज हम। उसी वेरिएशन का रिजल्ट आज हम है कि हम इतने ज्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं कि हम चिंपैंजी को अपने जैसा मानते ही नहीं है। इवन हम तो जो अर्ली मैन था उसे भी अपने जैसा नहीं मानते हैं, बिकॉज इतने मॉडर्ननेस आ गई है कि हम सोचते हैं कि यार वो तो बिल्कुल हमारे जैसे नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल माने ना माने, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स तो वही है। इवन हम दोनों के, चिंपैंजी और अगर हमारी बात करें तो और अगर पीछे जाओगे तो कोई और ऐसा एंसेस्टर मिलेगा हमारा। सो आई होप कि ये चीज क्लियर है।
नाउ सेकेंड थिंग इज इवोल्यूशन कैन नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस. यस, इवोल्यूशन को कभी भी प्रोग्रेस से इक्वेटेड नहीं किया जा सकता, बिकॉज इवोल्यूशन जो है वो बहुत ही एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है. इवोल्यूशन जो है वो एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है. ठीक है, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है इवोल्यूशन. अब ये जो इवोल्यूशन है, अगर मैं आपको पूछूं कि जो स्टार्टिंग में जो बैक्टीरिया थे, जब उन बैक्टीरिया से धीरे धीरे उनका इवोल्यूशन होता गया, धीरे धीरे उनके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, और उस मॉडिफिकेशन के बाद में एक नई जनरेशन, एक नई स्पीशीज आई, तो क्या उस सर्टेन सिचुएशन के अंदर वो बैक्टीरिया जो थे वो खत्म हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. इवन आज की डेट में ले लो, इतनी सारी स्पीशीज बन चुकी है, मतलब वैरायटी ऑफ स्पीशीज हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है, एनिमल्स की भी, प्लांट्स की भी. लेकिन क्या जो फर्स्ट इवोल्यूट हुआ था, जो फर्स्ट टाइम जनरेट हुआ था बैक्टीरिया, क्या वो खत्म हो चुके हैं? नहीं. अगर हम देखेंगे तो हमारे हर जगह पे अगर हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है, चाहे वो गर्म जगह हो, चाहे वो ठंडी वाली जगह हो, चाहे वो कैसा भी टेम्परेचर हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आप कहीं भी देखोगे, पानी में, बाहर देख लो, हवा में देख लो, बर्फ में देख लो, सब जगह पे आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे. लेकिन इतनी ज्यादा मॉडिफिकेशंस के बाद में भी आपके बैक्टीरिया खत्म क्यों नहीं हुए? उनको तो हो जाना चाहिए था, बिकॉज अभी हमने यही कहा ना कि बैक्टीरिया से क्या बना, बैक्टीरिया से कुछ बैक्टीरिया थे वो प्लांट्स बन गए, कुछ बैक्टीरिया थे वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, एनिमल्स में कन्वर्ट हो गए, एनिमल्स में से भी एक पर्टिकुलर एक एनिमल बना, फिर उससे एक बी टाइप का एनिमल बना, फिर उससे एक सी टाइप का एनिमल बना. तो जो प्रीवियस वाले थे वो खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है. जो इवोल्यूशन है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं जाएगा, वो हमेशा ब्रांच्ड होगा. मतलब कि एक जो ए टाइप का कोई ए टाइप का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उससे एक बी टाइप का ऑर्गेनिज्म बना, लेकिन ये ए टाइप वाला खत्म नहीं हुआ है, इससे सी टाइप वाला भी ऑर्गेनिज्म बन गया, इस बी से डी टाइप वाला ऑर्गेनिज्म बना, फिर इससे ई टाइप वाला ऑर्गेनिज्म बना. ये सारे ही अभी एग्जिस्ट करते हैं, सबके सब अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं. ऐसा नहीं, एक भी ऐसा नहीं है कि जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. फाइन. सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है. चलो आगे आ जाओ. देखो, सारा कुछ समझना बहुत जरूरी है. एग्जाम के अंदर तो मुझे लगता है बहुत रॉक करके आने वाले हो, क्योंकि आपको सब कुछ क्लियर है, तो हमें आंसर किस में लिखना होता है? अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना होता है. ठीक है, चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इंडिविजुअल कैन नॉट पास ऑन टू इट्स प्रोजेनी द एक्सपीरियंसेस ऑफ इट्स लाइफ टाइम. जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एंड ऑल्सो गिव रीजंस फॉर द सेम. अगर एक इंडिविजुअल की बात करें तो वो कैन नॉट पास, वो पास नहीं कर सकता. किसको? प्रोजेनी को. क्या पास नहीं कर सकता? अपने एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ टाइम. आपने सुना होगा ना कि भाई घर में कहा जाता है कि बुजुर्ग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं. तो क्या उनका एक्सपीरियंस आपके फादर में भी आया है? या आपके फादर का जो एक्सपीरियंस है क्या वो आपके अंदर भी आया है? नहीं, कभी नहीं होता ऐसा. तो क्या आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपके आगे आने वाली जनरेशन में आएगा? नहीं आएगा भाई. आपने जो अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस किया है वो आपके तक ही रहेगा, वो किसी और तक नहीं जा सकता, बिकॉज वो आपके जीन्स में चेंज नहीं करता है. अब सपोज एक पर्सन है जो देखो शेफ है, मतलब कि ये बहुत अच्छा खाना बनाता है, इसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ फूड जो है वो ट्राई कर रखा है, बना रखा है, खा रखा है, सब कुछ कर रखा है. लेकिन क्या यही सारा एक्सपीरियंस इसके आने वाली प्रोजेनी में जाएगा? क्या जो लॉयर है, क्या उसका बेटा हमेशा लॉयर ही बनेगा और उतना ही सक्सेसफुल बनेगा जितना कि ये पर्सन है, बिकॉज इसने सारा एक्सपीरियंस कर रखा है, तो ही विल बी लर्न फ्रॉम दीज एक्सपीरियंसेस? ऑब्वियसली नॉट. ये सारे एक्सपीरियंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं. कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज इनसे जीन के अंदर कभी कोई चेंज होता ही नहीं है, और जीन में चेंजेस नहीं होगा तब तक कोई भी चीज जो है वो कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं हो सकती. ये पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये चीज तो बिल्कुल हमने गलत ही बोल दी. ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये पास नहीं हो सकते, बिल्कुल भी पास नहीं हो सकते. ठीक है, एंड आई होप कि आपको रीजंस भी समझ में आ गए होंगे, एग्जाम्पल भी आ गए हैं. सो आगे देख लेते हैं. अच्छा, क्वेश्चंस खत्म हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और अगर सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं दैट मीन्स कि आपने इस चैप्टर का रिवीजन कर लिया. एंड आई होप कि अब आपको कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक तो बिल्कुल नहीं लगा होगा कि यार ये कॉम्प्लिकेटेड था. नहीं, अब तो सारे ही टॉपिक इजी लग रहे होंगे. एक्चुअली सारे इजी है. रियल लाइफ एक्सपीरियंस से अगर आप उसको रिलेट करते हुए चलोगे तो आपके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा. तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, ना ही इतना पैनिक होने की जरूरत है. हर चीज को एकदम लाइट लेके बस उसको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है. थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये चीजें बहुत ही ज्यादा इजी लगने लगेगी. अब आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को फिर से एक बार देखना है ताकि वो और ज्यादा रिवाइज हो जाए. प्रैक्टिस करनी है इनकी. थैंक यू सो मच.